यूपीएससी की तरफ रुझान कैसे हो गया? यूपीएससी में एक लड़का था, अचानक एक दिन देखा आईएएस हो गया। कहा उसने मैंने 2 साल बहुत मेहनत की तो हो गया। तो मैंने कहा मैं भी करके देखूं क्या? उसने कहा तुमसे तो नहीं होगा। मैंने कहा कि नहीं, अब जिंदगी में आईएएस आईपीएस के नीचे कुछ नहीं करना। 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है और उसके बाद लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर काफी काम हुआ। जो सो कॉल्ड माफिया थे, मठाधीश थे, उनकी भूमिका घटती है, लेकिन एक नए सिरे से उनकी भूमिका दिखती है। उनमें से कई लोग अब माननीय हो गए थे। देखिए, जिस तरह के सवालों के लपेटे में आप ले रहे हैं, बिल्कुल लपेटा नहीं है सर। तो मैं बताऊं ये बात, आप इतने अनुभवी अधिकारी हैं, मैं कैसे लपेटे में नहीं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह एक एफआईआर करते हैं, उसकी जांच के लिए जाते हैं, तब आप इतने ही व्यथित नजर आते हैं। आप लोकेशन बताइए कहाँ है? नहीं आइए, आपको हमको नियम कानून सिखाना है, आपको हमारे अफसर को बेइज्जत कीजिएगा तो हम चुप रहेंगे। कई आलोचक कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गुड बुक में आने के लिए आप ये कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पब्लिक मंच से बोला था, ये कोई सीक्रेट बात तो है नहीं। वो ये पूछते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे ने प्रशासनिक अधिकारी की पारी तो लगभग खेल ली, राजनीतिक पारी की शुरुआत कब होगी? $1 मिलियन क्वेश्चन ये बहुत लोग पूछते हैं। अभी आपने अचानक हमको सरप्राइज दे दिया। जब लोग चाहेंगे कि आपके राजनीति में आने की जरूरत है तो मैं राजनीति पर भी आ जाऊंगा, उसमें क्या बात है? इतना क्या छुपा छुपी का बात है? नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप अड्डा। ये खास संस्करण है, ये आउटडोर संस्करण है, ये उस राज्य से संस्करण है जहां पर चुनाव का बिगुल बज चुका है। लेकिन अड्डा में हमारे मेहमान कोई राजनेता नहीं है, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, बिहार के डीजीपी पुलिस हैं, गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत चर्चित हैं आप, एक तो राज्य का पुलिस मुखिया, वैसे ही चर्चा में, सोशल मीडिया पर चर्चा में। सोशल मीडिया पर चाहे आपके संवाद हों, आपके वायरल होते ऑडियो हों, वीडियो हों, जिनकी सब लोग अपने अपनी तरह से व्याख्या करते हैं। और इन दिनों बिहार जिनकी जन्मस्थली रही, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, उनके केस को लेकर सुर्खियां हैं, तो उसमें भी प्रकरण रहे जिनको लेकर आप लाइमलाइट में रहे। उन सब पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे गुप्तेश्वर पांडे जी ये जानना चाहता हूँ कि जब भी आपका जिक्र होता है महकमे में और महकमे के बाहर, तब आपकी मॉडेस्ट बैकग्राउंड का खूब जिक्र होता है। लल्लन टॉप देखने वाले बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये अकीदा भी रखते हैं और ऐसे लोगों पर यकीन भी करना चाहते हैं जो बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि से अपनी मेहनत के जरिए ऊपर आए और ज़िंदगी में नाम हासिल किया। आपकी क्या पृष्ठभूमि है? आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा, परिवार, कहाँ के रहने वाले हैं? ये बक्सर जिला में एक बहुत ही रिमोट एरिया में गेरुआ बांध गांव है, उसी गांव में पैदा हुआ। एक छोटा सा गांव है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। गांव में बिजली नहीं थी, गांव में सड़क नहीं थी, गांव में ये स्कूल नहीं था, गांव में अस्पताल नहीं था। अस्पताल तो अभी भी नहीं है और स्कूल के नाम पर एक प्राइमरी स्कूल अभी बन गया है। बिजली चली गई है, सड़क चली गई है। लेकिन मैं जब था तो मुझे अपने जिला मुख्यालय, जो उस समय जिला मुख्यालय जाने के लिए, मतलब जो आज जिला मुख्यालय है बक्सर, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती थी। पैदल 25 किलोमीटर? जी, तो तभी आप जा सकते थे। और वो इतना, बिल्ली का तो नाम भी हम लोगों ने सुना नहीं था। तो मैं लालटेन में पढ़ता था और बोतल जो होती है, बोतल में किरासन तेल भर करके उसमें बत्ती लगा करके उसके डिबिया में छेद करके माँ माचिस से जला देती थी दिया, क्योंकि लालटेन भी बहुत महंगा होता था। 10 रुपये की लालटेन उस जमाने भी 8 रुपये की आती थी। वो कोई कम कीमत नहीं होती थी, 8-10 रुपये। तो वो सबसे सस्ता वो था कि घर में शीशी खाली कोई पड़ी है, उसमें किरासन डाल दो, उसमें एक कपड़े की बत्ती लगा दो और उसके ढक्कन में छेद करके उसको माचिस से जला दो, दिया। उसकी रोशनी में पढ़ाई लिखाई हुई। और पढ़ाई लिखाई आपको मालूम है, मेरी पढ़ाई लिखाई आमतौर से लड़के 5-6 साल के स्कूल में जाते हैं। मैं 7वें साल में जब प्रवेश किया तब मैं स्कूल गया, क्योंकि छोटा होने के कारण दूसरे गांव में जाना पड़ता था, पैदल जाता था। एक हाथ में बोरा होता था और एक हाथ में जोरा होता था। स्कूल के नाम पर एक मड़ई थी, एक विशाल बरगद का पेड़ था, गुरुजी बैठते थे खटिया पर, हम लोग बैठते थे, अपना जो बोरा ले जाते थे उसी पर। मैं अकेला नहीं, हमारे साथ जितने भी बच्चे जाते थे, और अंडरवियर पहन करके जाते थे। वो अंडरवियर नहीं जो आजकल के वो फैशन वाले अब तो शॉर्ट्स मिलते हैं, वो एक
गांव का टेलर सी देता था वो सस्ते कपड़े का, 2 रुपये 1 रुपये मीटर का वो अंडरवियर, और बनियान पहन करके, शर्ट भी नहीं, पैर में जूते भी नहीं, चप्पल भी नहीं। और ये बात सबकी हालत है, सब लोग ऐसे ही जाते थे जो मेरे साथ पढ़ते थे। और वहीं पर हम लोग गिनती पहाड़ा पढ़ते पढ़ते और मैट्रिक तक, मतलब 11 + 2 + 3 का सिस्टम था, तो मैट्रिक तक 11 तक तो हिंदी बोलना ही नहीं आता था, भोजपुरी ही पढ़ाई का माध्यम भी था। तो इस तरह से गांव में मैं पढ़ा। स्कूल में मैट्रिक तक भोजपुरी में पढ़ाई होती थी? पढ़ाई क्लास में टीचर हिंदी में पढ़ाते थे, लेकिन बच्चे कोई भी हिंदी में आपस में बात नहीं करते थे। बातचीत की भाषा भोजपुरी में। कॉलेज में जब आया तो पहली बार मैंने खड़ी बोली में बात करते हुए लोगों को देखा। अपने परिवार के बारे में बताइए सर। पिताजी? मेरे पिताजी अकेले थे। हम 3 भाई 2 बहनें, दोनों बहनों की शादी हो गई है। 3 भाई हम हैं। एक भाई हम अपने पुलिस में हैं, एक भाई मेरा मीडिया में है, बहुत पुराना मीडिया का आदमी है, श्रीकांत प्रत्युष उसका नाम है। एक भाई आज भी गांव में, मेरी बीडो माँ है 84 ईयर्स ओल्ड, उनके साथ रहता है, वो आज भी किसान है। यही 3 आदमी हम लोग हैं। अच्छा, तो फिर आप कॉलेज में आ गए, कहाँ पर दाखिला लिया? मैं कॉलेज में आया, पटना कॉलेज में आया। वो भी एक इतिहास है, मैं जानता ही नहीं था, मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि मैं पटना पढ़ने जाऊंगा। पटना जाना मतलब लंदन जाना। मैं जिंदगी में कॉलेज में आने के पहले मैंने पटना नहीं देखा था। मैंने घर से बक्सर जिला मुख्यालय के बाहर दुनिया में कोई जगह नहीं जानता था, ये 16, 17, 19 साल तक। और उसके बाद में पहली बार एक हमारा मित्र था, उसके पिताजी यहाँ पर क्लर्क थे, वो सचिवालय में थे, तो उसने यहाँ एडमिशन लिया, तो उसी ने मेरा एडमिशन यहाँ करा दिया। चूँकि नंबर अच्छे थे मैट्रिक में, तो एडमिशन हो गया। और एडमिशन हो गया तो पटना कॉलेज में मैंने इंटरमीडिएट किया, और यहीं पर संस्कृत में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। एमए में जैसे गया तो किसी कारण से इंटरेस्ट होगा यूपीएससी देने में, तो मैंने एमए की फाइनल परीक्षा नहीं दी, यूपीएससी में लग गया। ये किस साल की बात है? ये 1986 में मैंने पहली बार, मैंने 77 से 79 मेरा इंटरमीडिएट हुआ, 79 to 81 ये मेरा ग्रेजुएशन हुआ, 81 to 83 ये मेरा एमए का सेशन हुआ। लेकिन सेशन लेट चलते थे तो आप सब में 1 साल बढ़ा सकते हैं, 84 तक एमए मेरा होना था। लेकिन मैंने वो सेशन लेट होने का मैंने छोड़ दिया, यूपीएससी की तैयारी में लग गया। 84 में दिया, मेरा बहुत अच्छा नंबर आया, लेकिन क्वालिफाई नहीं किया। 85 के एग्जाम में मैं क्वालिफाई कर गया, इंटरव्यू दिया, मेरा यूपीएससी में हो गया। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में मैंने ज्वाइन भी कर लिया, नागपुर में मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था। फिर 86 की परीक्षा दे दी तो मेरा आईपीएस में हो गया, और मुझे बिहार का ऑर्डर मिल गया, मैं बिहार आ गया। गुप्तेश्वर जी, आप जिस दौर में पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे, वो राजनीतिक रूप से पटना यूनिवर्सिटी का बड़ा टर्मोइल वाला दौर कहा जाता है, क्योंकि उसके 2-4-5 बरस पहले इमरजेंसी, नवनिर्माण आंदोलन, ये सब हुआ था। तो घर वालों को कुछ ऐसा हिचक तो नहीं था कि लड़का वहाँ जा रहा है पढ़ने, नेता ना बन जाए? घर वालों को क्या होगा, घर वालों, मेरे पिताजी कभी स्कूल ही नहीं गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं बहुत ईमानदार, मेरे खानदान में कभी कोई स्कूल नहीं गया जी। मेरे दादा नहीं गए, मेरे परदादा नहीं गए, मेरे पिताजी भी नहीं गए। घर में बहुत आकर के दस्तखत करना और थोड़ा बहुत 2-4 लाइन लिखना वो सीख गए थे, लेकिन मेरे खानदान में तो स्कूल ही जाने वाला मैं पहला आदमी हूँ। मेरे पिताजी को तो पता नहीं कि पटना गया, किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस कॉलेज में पढ़ रहा है, कौन सब्जेक्ट पढ़ रहा है, नेता बनेगा, अफसर बनेगा, चोर बनेगा, क्रिमिनल बनेगा। उनको तो मेरे लाइफ से कोई मतलब नहीं। बस वो तो साधु थे, आशीर्वाद केवल देते थे, जहाँ हो फूलो फलो, इससे ज़्यादा उनको कुछ आता ही नहीं था। मेरी माँ अनपढ़, मेरे पिताजी अनपढ़, मेरे दादी अनपढ़, मेरे दादाजी अनपढ़, मेरे परदादा अनपढ़, मेरे परदादी अनपढ़। तो पहली बार तो मैं स्कूल ही में आया था, तो मुझे कौन बताने वाला था, मुझे कौन गाइड करने वाला था? तो मेरे पिताजी तो बिल्कुल निश्चिंत आदमी थे, साधु थे, फकीर थे। तो यूपीएससी की तरफ रुझान कैसे हो गया? यूपीएससी में एक लड़का था जो मेरे से बहुत, मैं मानता हूँ कि मेहनती बहुत था, लेकिन दिमाग उसका मेरी समझ से, मुझे अब लगता है कि मैं सही नहीं था ऐसा अगर सोचता था तो, लेकिन मैं लगता था कि मेरे से कमज़ोर है, औसत दर्जे का विद्यार्थी है। अचानक एक दिन देखा आईएएस हो गया, तो मैंने पूछा तुम कैसे हो गए? कहा उसने मैंने 2 साल बहुत मेहनत की तो हो गया। तो मैंने कहा मैं भी करके देखूं क्या? उसने कहा तुमसे तो नहीं होगा। मैंने कहा कि नहीं, अब जिंदगी में आईएएस आईपीएस के नीचे कुछ नहीं करना है। और मैंने कभी जिंदगी में किसी दूसरी परीक्षा के लिए न कोशिश की, न परीक्षा की। करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो जाकर गाँव में खेती करेंगे। और मैंने 2 साल वही पढ़ाई की, यहीं पटना में? जी। मैंने कोई कोचिंग नहीं किया। अच्छा। कुछ नहीं किया, न मुझे कोई गाइड करने वाला था। या आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो मेरे बैच के लोग।
जी तो 86 में आप IRS हो गए और 87 में IPS। जी। पुलिस मतलब प्राथमिकता में था कि पुलिस अफसर बनना है? एक हम लोग सुनते रहते हैं ना, बचपन से पढ़े होते हैं तो रौब देखते हैं ज़िले में कप्तानों का, खाकी का, वैसा कुछ चार्म था या एक करियर ऑप्शन था कि भाई IAS अटेम्प्ट कर रहे हैं, IPS मिल गया? नहीं, पुलिस में जाने का ऐसा मेरा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से मेरे दिल दिमाग में एक बात बैठ गई थी। वो मेरे घर में बहुत पहले, जब मैं बचपन में था, मैं 12-14 साल का रहा हूँगा, तो मेरे घर में सेंधमारी हुई थी। उसको गृहभेदन बोलते हैं अगर भाषा में, तो वो सेंध मार करके और चोर घुसे थे, और उसकी इंक्वायरी में एक पुलिस ऑफिसर आया था। उसने इतनी बदतमीजी से सवाल करने शुरू किए मेरी माँ से, मेरे पिताजी से, फिर गांव के लोग भी जमा हो गए, और बाद में पता चला कि वो इंक्वायरी करके गया, केस ही नहीं हुआ, कोई FIR ही नहीं हुआ, बदसलूकी के साथ बात करना। उसके तुरंत दूसरे दिन हमारे बड़े गोतिया थे, उनके घर में एक गृहभेदन की घटना हो गई। उन दिनों ये आम बात थी, उनके घर में हुई, तो वही पुलिस ऑफिसर उसी थाने से वही इंक्वायरी करने आया। उसने इंक्वायरी किया, हम लोगों ने समझा कि केस हो, ऑफिसर ने इंक्वायरी कर ली तो केस हो गया, मुकदमा हो गया। बाद में पता चला कि ना कोई केस हुआ ना मुकदमा हुआ। बहुत बदतमीजी से वहाँ भी उसको बात करते हुए देखा। तो मेरे मन में पुलिस के प्रति एक नकारात्मक भाव बचपन में बैठ गया, और मुझे लगा कि अगर मौका मिलेगा तो इसको मैं ठीक करूँगा। तो ये स्मृति है, कहीं ना कहीं से होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं IPS अफसर बन जाऊँगा। लेकिन जब परीक्षा में IPS मेरा हो गया तो मेरी वो पुरानी स्मृतियां बहुत ताजी हो गईं, और मुझे लगा कि मौका है कि मैं पुलिस की इमेज को सुधारने के लिए काम कर सकता। जब आप पुलिस की इमेज को सुधारने के इरादे से अपने होम काडर में आए, जो आपका बिहार काडर था, तब बिहार सुर्खियां बना रहा था। ये 87 का आपका बैच है, 89 में यहाँ लोकसभा चुनाव होते हैं, 90 में विधानसभा चुनाव होते हैं, उसके पहले भागलपुर कांड होता है, तमाम कांड होते हैं, और एक टर्म था जो अगले 10 साल तक बिहार की सियासत के साथ नत्थी कर दिया गया, राजनीति का अपराधीकरण। आपके शुरुआती अनुभव कैसे थे पुलिसिंग के? ये तो मैंने अपनी आंख से देखा है, और बेहिचक कह सकता हूँ कि इस दौर को मैंने देखा है। और मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये मेरा अपना भोगा हुआ साहित्य भी इसको कह सकता है। मैं देखा किस तरह से, मैंने वो फेज भी देखा जिसमें कि राजनीति का अपराधीकरण होता है, किस तरह से राजनेता लोग अपराधियों का उपयोग करते थे चुनाव जीतने के लिए। गरीबों को, जो शोषित हैं, दलित हैं, या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनको बूथ पर जाने से रोकने के लिए, उनके वोट को हड़पने के लिए किस तरह से आपराधिक तत्वों का इस्तेमाल होता है, किया जाता है, उन चीज़ों को मैंने देखा, अपनी आंख से देखा। तो ये मुझे मेरे जीवन का बड़ा अनुभव था, क्योंकि इस तरह का अनुभव मैंने देखा नहीं। मैं तो गांव से निकल के आया था, सीधे मैं गांव का बालक था, इतने हाई प्रोफाइल जॉब में आ गया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। आते ही आदमी SP हो जाता है। तो इन चीज़ों को मैंने बहुत गौर से देखा। मुझे बहुत पीड़ा होती थी ये देख करके कि क्या इस तरह से आदमी नेता बनता है कि जो शोषित हैं, दलित हैं, कमज़ोर हैं, या समाज के निचले पायदान पर खड़े लोग हैं, तो उनको डरा करके, धमका करके, उनको मताधिकार से वंचित करके, और क्या अपराधियों के और गुंडों के बल पर नेतागिरी की जाती है। मैं नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैंने देखा कि ये करते हैं, प्रैक्टिकली होते हुए देखा, और मेरे मन में इसको लेकर के बहुत क्षोभ और आक्रोश होता था। आपके मन में आक्रोश होता था, आपके कंधे पर सितारे होते थे, एक शपथ होती थी, तो विवशता महसूस नहीं करते थे? क्या पुलिस को किसने लाचार बना दिया था? पॉलिटिकल सिस्टम ने, कि उनके सामने अगर क्रिमिनल माननीय बन रहे हैं या माननीय बनने के प्रोसेस को प्रभावित कर रहे हैं, एक बिहार के नागरिक के तौर पर, बिहार के आदिवासी के तौर पर, या पुलिस अफसर के तौर पर, जब बार बार उदाहरण दिया जाता है कि साहब बूथ कैप्चरिंग बिहार में, ये चीज़ बिहार में, वो चीज़ बिहार में। देखिए, ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी किसी राजनेता ने, मैंने देखा है कई मुख्यमंत्रियों के साथ हूँ, कभी भी मुझे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, या मेरे काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। और मेरी समझ इतनी छोटी थी कि मैं उनके काम करने के तरीके को ठीक से समझ नहीं पाता था। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं नौकरी के अगले 10 वर्ष तक मैं अपने को बेवकूफ़ी समझता हूँ। मुझे बहुत कम चीज़ें गलत हो रहा है समझ रहा हूँ,
लेकिन इसको कैसे ठीक करना है मुझे ये समझ में नहीं आता था। ये चीज़ों को मैं देखता था, मुझे प्रत्यक्ष रूप से कोई मना नहीं करता था। ये सिस्टम बहुत बड़ा है और सिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी भूमिका होती है इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को चलाने में। इसमें कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, एसपी होते हैं, थानेदार से लेकर चौकीदार से लेकर के सीओ से लेकर के बीडीओ से लेकर के और तमाम जनप्रतिनिधि। तो बहुत बड़ा इस सिस्टम का रूप बहुत व्यापक है, उसमें एक छोटा सा पेच में था। तो मेरे बिना भी कोई किसी का काम रुकने वाला नहीं था। जो चाहते थे, जहाँ से जैसे लोग जिस चीज़ को जैसे मैनिपुलेट करना चाहते थे वो कर ही लेते थे। तो प्रत्यक्ष रूप से तो कभी किसी ने मुझे हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन मैं ये देखता था जो चीज़ नहीं होनी है वो हो रही है और मैं उसमें कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूं। इन चीज़ों को मैंने देखा है 90 के दशक में। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव का बिहार में राज, किसी के लिए सामाजिक न्याय का युग, किसी के लिए अंधकार युग, पॉलिटिकल मसला है। मैं आपसे आपकी जहानाबाद पोस्टिंग पर सवाल पूछूंगा। आप जहानाबाद में कप्तान रहे, एसपी रहे, बेगूसराय में भी रहे और भी ज़िलों में रहे। नक्सलवाद की समस्या, इसका बार बार जिक्र होता है और बिहार में ये बड़े पैमाने पर रही है। नक्सलवाद से निपटने में पुलिस की सफलता असफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये केवल पुलिस प्रॉब्लम है नहीं, मैं हमेशा से बता रहा हूँ और हमेशा से मेरी ये समझ रही है, जितनी मेरी छोटी बुद्धि है मैं बताऊँ, ये केवल पुलिस प्रॉब्लम नहीं है, इसको सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जोड़ कर देखा जाना चाहिए। मैं एक बार सीनियर एसपी था तो मैंने बोल दिया था कि दमन से उत्पन्न उग्रवाद, दमन से उत्पन्न उग्रवाद, शोषण और दमन से उत्पन्न उग्रवाद, शोषण से उत्पन्न उग्रवाद दमन से नहीं दबेगा। तो मेरा कहना का मतलब यही था कि मुख्य धारा से जो लोग कटे हुए हैं, लोग जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, जिनका व्यवस्था पर से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है, जो इस व्यवस्था को पूरी तरह पलट देने के लिए हथियार उठा चुके हैं, उनकी आस्था व्यवस्था में पैदा हो, ये काम करना पड़ेगा। जब तक उनकी आस्था इस व्यवस्था में पैदा नहीं होती, वो जंग में रहेंगे और हथियार लेकर के रहेंगे। तो हमें इसके लिए भी कुछ करना होगा, मतलब अपनी व्यवस्था में सुधार करने होंगे। केवल हम बंदूक चला करके अगर उनको मारें, ठीक है, जहां उनके मिलिट्री दस्ते हैं, हमारी पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ें होती हैं, वो हम करेंगे, लेकिन केवल बंदूक से अगर आप किसी को मार दीजिएगा तो उग्रवाद तो एक विचारधारा है, तो विचारधारा को आप बंदूक से नहीं मार सकते। विचार जिंदा रहेगा, विचारधारा जिंदा रहेगी तो बंदूक ढोने वाले कंधे भी मिल जाएंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि विचार को आप विचार से काट सकते हैं, व्यवस्था में जो दोष हैं उन दोषों को दूर करके काट सकते हैं। शोषण है, जुल्म है, अत्याचार है, अन्याय है, तो इन चीज़ों पर अपनी पूरी ताकत लगा करके सिस्टम को अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वही समस्या का सही समाधान है। केवल बंदूक से मार देने से उग्रवाद समाप्त नहीं होगा, ये मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। इसीलिए मैंने आज तक एक भी, कभी भी जो कहते हैं नकली मुठभेड़ होती है, असली मुठभेड़ तो मुठभेड़ होती है, या नकली मुठभेड़ क्या होती है, मैंने आज तक कभी किसी उग्रवादी को, तथाकथित उग्रवादी नक्सलवादी को एक तमाचा भी नहीं मारा। कानूनी सारी कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की है, जेल भेजा है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन मैंने कभी झूठी मुठभेड़ छूट नहीं दी किसी को। कोई नहीं कह सकता मेरे समय में एक भी कोई व्यक्ति झूठी मुठभेड़ में उग्रवादी होने के नाम पर मारा गया, ये मैंने इजाजत नहीं दी किसी को। क्योंकि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा आदमी व्यवस्था में असंतोष या व्यवस्था के खिलाफ उसने विद्रोह किया है, हथियार उठाया है, तो व्यवस्था में उसकी आस्था कैसे पैदा करे, बने, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए, न कि बंदूक से उसको उड़ा देने से। बंदूक से उड़ा देने से विचारधारा नहीं मरती, विचार जिंदा रहेगा तो बंदूक ढोने के लिए कंधे मिलेंगे। ये शुरू से मैं कहता रहा हूँ, यही मेरी समझ है उग्रवाद के लिए। एक विचार और है जो उस दौर में खूब पनप रहा था, जिसको जातीय सेनाएं कहा गया। किसी ने कहा कि ये काउंटर मोबिलाइजेशन है, किसी ने कहा कि ये जातीय समूहों की गोलबंदी है, किसी ने कहा कि ये नए किस्म के पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप हैं, चाहे वो रणवीर सेना हो या इस तरह की दूसरी सेनाएं हो। और उस दौर में नरसंहार खूब हुए। मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मध्य बिहार का मुझे पूरा व्यापक अनुभव है, काफ़ी काम किया अरवल में, जहानाबाद में, औरंगाबाद में, सब मुख्यतः यही हृदय स्थली है जो प्रभावित था।
वो मैंने बाथे का नरसंहार देखा है, मैंने जिसमें 73 दलितों की हत्या हुई थी। मैंने सेनारी भी देखा है जिसमें सवर्णों की हत्या हुई थी, 40 के अधिक लोग मारे गए थे। उसके बाद मियाँचक मारे गए थे। मियाँचक के बाद एक विराम लग गया और अपनी भाषा में लोग कहते हैं कि बैलेंस ऑफ टेरर पता नहीं क्या है। देखिए, पूरे मध्य बिहार में बहुत ही जटिल स्थिति थी। नक्सली ग्रुप पे देखिए, ये सीपीआई एमएल वाले, पार्टी यूनिटी वाले और एमसीसी वाले, जहानाबाद में, औरंगाबाद में और अरवल के हिस्से में एमसीसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एमसीसी तो आज भी नहीं है, एमसीसी ख़त्म हो गई, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं आज भी एमसीसी का नाम लेते हैं, वो हो गई माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में माओइस्ट, हिंदी में कहेंगे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में माओवादी, लेकिन संक्षिप्त में उसको बोलते हैं माओवादी या माओइस्ट। अब ये नई पार्टी का, तो मैंने तो उस फेज को देखा जब पार्टी यूनिटी लड़ रही है सीपीआई एमएल से, सीपीआई एमएल वर्सेस पार्टी यूनिटी वर्सेस एमसीसी, सो कॉल्ड एमसीसी। ये तीनों जो वामपंथी, चरम वामपंथी जो ताकतें थी, ये आपस में भी क्षेत्र विस्तार के लिए, प्रभाव विस्तार के लिए लड़ रही थी। सीपीआई वाले मार रहे थे ये पार्टी यूनिटी वालों को, पार्टी यूनिटी वाले मार रहे थे सीपीआई वालों को, ये मार रहे थे फिर एमसीसी वालों को, एमसीसी वाले मार रहे थे सीपीआई एमएल को। वो एक तो वो दौर था। उसी समय उसके पैरेलल कई सेनाएं, जिन सेनाओं की जो प्रतिक्रियावादी ताकतें कहते हैं लोग, तो उनमें जो सेनाएं थी उसमें मैंने देखा, ये तो जिस सेना की, रणवीर सेना की बात करते हैं वो तो सबसे अंतिम है। उसके पहले सनलाइट सेना का इतिहास देखिए, वो आई इन ताकतों के साथ, वामपंथियों के, चरम वामपंथियों के साथ, जिनको उग्रवादी कहते हैं, उग्रवादियों को लड़ने के लिए सबसे पहले सनलाइट सेना बनी। मैंने अपने सामने देखा है सनलाइट सेना को और ये उग्रवादियों की लड़ाई को, इनके संघर्ष को, इनके बीच हुए मारकाट को, जनसंहार को, और कैसे सनलाइट सेना खत्म हो गई। गया से लेकर, इमामगंज से लेकर, डुमरिया से लेकर, कोथी से लेकर, चतरा से लेकर के, उसमें मुख्यतः पैठान थे, राजपूत थे और विभिन्न कास्ट के लोग थे। सैकड़ों की हत्या हुई, सैकड़ों की संख्या में लोग करके मारे गए और अंत में इस लड़ाई में उग्रवादी भी मारे गए। लेकिन अंत में परिणाम संक्षेप में बता रहा हूँ, सनलाइट सेना खत्म हो गई। उसके बाद में और छोटी छोटी लोरिक सेना, बहुत सेनाएं बनी, उनका उल्लेख महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सेना उसके बाद बनी वो सवर्ण लिबरेशन फ्रंट थी। सवर्ण लिबरेशन फ्रंट वो थी जो उग्रवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार की गई और उनके आप संघर्ष हुए, जिसमें छोटे छोटे कई नरसंहार, जनसंहार हुए इस मध्य बिहार में। लेकिन डायमंड जो उसका नेता कहा जाता है सवर्ण लिबरेशन फ्रंट का, उसकी गिरफ्तारी हुई गया में, और गया में उसके गिरफ्तारी के बाद ये सवर्ण लिबरेशन फ्रंट बिल्कुल खत्म हो गया। और 73 में ये जब उसके बाद में एक तरह से आप देखिएगा तो जो उग्रवादी शक्तियों, ताकतों के विरुद्ध में मोर्चा था, वो मोर्चा बिल्कुल धराशायी हो गया। और सबसे अंत में ये जिसको बोलते हैं रणवीर सेना, उसका निर्माण हुआ। और रणवीर सेना ने बिहार के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा नरसंहार किया, जिसमें 73 आदमी मारे गए। मैं औरंगाबाद में उस समय में एसपी था, जो निकटवर्ती जिला है, और पूरी तरह से पटना राजधानी से जहानाबाद मुख्यालय का कम्युनिकेशन कट गया था। टेलीफोन से बात नहीं हो रही थी, वायरलेस से बात नहीं हो रही थी। मुझे खबर किया गया और मैं पहला आदमी था जो उस गांव में बाथे में पहुंचा, और रात को 2 बजे अकेले 4 सिपाहियों के साथ। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना हुई है। डीजी ने कहा जाकर देखो कुछ हुआ है। मैंने लाश गिनते गिनते 1 गिना, 2 गिना, 3 गिना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 34 लाश गिनने के बाद मुझे पसीना आने लगा रात को 2 बजे। और तब मैंने मुख्यालय को खबर किया कि यहाँ तो भारी जनसंहार हुआ है। सुबह 5 बजते देश भर के नेता पहुँच गए, 100-200 मीडिया पहुँच गए, 200-400 पुलिस पहुँच गई, 73 लाशें। तो वो मैंने जनसंहार अपने आंखों से देखा है। उसके बाद सेनारी में उसके बाद एक जनसंहार हुआ सवर्णों का, एक जात विशेष के लोगों को इन उग्रवादियों ने मारा। उसमें 40 के आसपास लोग मारे गए। बहुत ही भीषण दृश्य था। उनको बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ, बहुत ही कसाई की तरह रख करके गर्दन को काटा गया था। उनको बहुत ही, वो देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ भी कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। कोई जहानाबाद का प्रशासन उस गांव में नहीं जा सकता था, कोई नेता नहीं जा सकता था। मुझे औरंगाबाद से बुलाया गया कि यही आदमी है जो जा सकता है।
तो मैं सेनारी गांव में अकेले अपनी गाड़ी पर एक बॉडीगार्ड को लेकर के पहुंचा, लोगों को शांत किया। हजारों की संख्या में आक्रोशित लोग जमा थे। मेरे अकेले जाने से सारे लोग शांत हुए और मैंने कहा लाश उठाने दीजिए, तब लाश उठी। तो उन दियोरों को देखा है। तो ये उसके बाद एक उसके जवाब में मियाँ चक नरसंहार हुआ जिसमें 22 लोग मारे गए। उसके बाद से स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, राजनीतिक स्थितियां बदल गई, सरकार बदल गई। आज तक बिहार में उतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ। तो ये पूरे मध्य बिहार में जितने नरसंहार हुए हैं उसका मैं दृष्टा रहा हूँ, आस में रहा हूँ, पास में रहा हूँ, पड़ोस में रहा हूँ। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं मध्य बिहार में, चाहे औरौल में रहा, चाहे जहानाबाद में रहा, चाहे औरंगाबाद में रहा, मैं जहाँ रहा, जब तक रहा, तो एक भी जनसंहार या नरसंहार नहीं हुआ। ये मेरा सौभाग्य है, किस्मत है, संजोग है, जो समझिए। तो मुझे ये देख करके बहुत ही बुरा लगता था कि इस तरह से लोग जात के नाम पर एक सवर्ण दलित को मार रहे हैं, दलित सवर्ण को मार रहे हैं। ये क्या है? इससे कैसे बिहार बनेगा? कैसे नया समाज बनेगा? तो ये जातीय हिंसा क्यों? तो मुझे बाद में पता चला कि ये लड़ाई जो है इसमें बहुत भटकाव आए हैं। चाहे उग्रवादियों की लड़ाई हो, चाहे उग्रवादियों से लड़ने के विरुद्ध जो ताकतें संगठित हुई, उनकी लड़ाई ये बिल्कुल बेकार है। और मैंने अपने समय में जहाँ भी रहा ऐसा कुछ होने नहीं दिया। लेकिन पुरानी स्मृतियों में आप ले गए तो सब कुछ आईने की तरह मुझे झलकने लगा, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है, भोगा है, उसमें जिया है और उसकी पीड़ा को बहुत भीतर तक महसूस किया है। जब ये लाशें गिर रही थीं और जब ये लाशें उठ रही थीं, तब लोग कहते हैं कि रोज़ाना बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की और बिहार के पुलिस के इकबाल की लाश भी उठती थी। ये सच है, इसमें कहाँ झूठ है। आप ही तो वार में, जब दूसरे मुल्क से वार होता है, युद्ध होता है, तब तो 100, 70, 80, 50, 40 लाशें गिरती हैं। मैंने तो उसके बाद कभी देखा नहीं। मैं इसी बिहार में हूँ लेकिन मैंने नहीं देखा। तो उससे तो बहुत ही वो भयानक स्थिति थी। रात रात भर लोग घरों में न दलित सोते थे, न सवर्ण सोते थे। सवर्ण भी नहीं सोते थे। रात भर माताएं बहनें उनकी छत पर ईंट लेकर के बैठी रहती थी। रात रात भर लोग जगते थे। औरंगाबाद में, जहानाबाद में, अरवल में। मैं कैमरा के सामने माइक पर बोल रहा हूं, पूरा देश इसको देखेगा और इसको जो वहां के लोग हैं वो भी देखेंगे कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं। कोई नहीं सोता था और दलित भी नहीं सोते थे। उनके घर में तो कुछ नहीं है, उनको तो कोई सुरक्षा नहीं है। एक झोपड़ी, उनके घर में तो प्रवेश करना, उनको गोली मार देना, काट देना बहुत आसान है किसी के लिए। हमारे जैसे बड़े लोगों के घर में घुसने के लिए तो मोटा चारदीवारी है, उसमें किवाड़ लगी हुई है, 12 फीट ऊपर छत भी है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन किसी दलित के घर में घुसना है तो क्या है, एक झोपड़ी, एक हल्का फुल्का, एक पैर से धक्का दीजिए, जाइए गोली मार कर आ जाइए। कोई दलित सोता था न सवर्ण सोते थे। उधर भी बेचैनी, इधर भी बेचैनी, उधर भी तबाही, इधर भी तबाही। पूरे दौर को देखा है। रात रात भर मैं गाड़ी में, जिप्सी में 4 सिपाही लेकर के गांव गांव में, जहानाबाद में आप पूछिए किसी को फोन करके, कभी मैं एस्कॉर्ट और एक प्लाटून फोर्स लेकर नहीं घूमा। लेकिन रात रात भर जहानाबाद के एक एक गांव में गया, दलितों के घर में जाकर बैठता था। जहां आशंका रहती थी सवर्ण, उनके घरों पर जाकर बैठता था। जो जहां कमजोर था सबके घर में बैठता था। एक जगह नहीं, सैकड़ों। मैं रात रात भर घूमता ही रहता था कि रात में जनसंहार न हो, और रात रात घूमता रहता था जहानाबाद में, औरंगाबाद में, अरवल के कोने कोने में, और 1-4 फोर्स लेकर चलता था। मेरे साथ भी कहीं इनकाउंटर हो सकता था, लेकिन मुझे डर नहीं लगता था। न दलित सोते थे, न सवर्ण सोते थे, सरकार सोती थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी है। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब सरकार पर टिप्पणी करने की स्थिति मेरी नहीं है, उससे काफी विवाद हो जाएगा। लेकिन स्थिति काबू में नहीं थी, सरकार के काबू में स्थिति नहीं थी। ये तो नक्सल प्रभावित जिलों का हाल हो गया। इसके अलावा आप बेगूसराय वगैरह में भी रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट सब माना जाता है, और पॉलिटिकली भी काफ़ी वाइब्रेंट माना जाता है। वहाँ के क्या अनुभव रहे पुलिसिंग के? बेगूसराय में गया तो बेगूसराय बिहार का सबसे, बेगूसराय के लोग इसको सुनेंगे तो इस बात को महसूस करेंगे कि जब 1993 में बेगूसराय का कप्तान बनकर गया तो डीजी के चैम्बर में जो नक्शा रहता था बिहार में, उसमें बेगूसराय को लाल रंग से चिन्हित करके रखा जाता था कि बिहार का सबसे टॉप, सबसे भयानक रूप से अपराधियों से ग्रस्त जिला है वो बेगूसराय है।
अब नाम लेना उचित नहीं होगा, सब बड़े बड़े अपराधी मारे गए, लेकिन ऐसा अपराधियों का आतंक था कि अच्छे अच्छे एसपी भी बेगूसराय, नाम लेना क्यों नहीं उचित होगा, अपराधी हैं आप अशोक सम्राट का जमाना था, लोग कहते थे अशोक सम्राट। अब तो ऐसे वैसे हर जिले में 2-4 अपराधी हो गए हैं, लेकिन अशोक सम्राट का ऐसा जलवा था कि पूरे बिहार में अकेला अपराधी, और कोई भी उसकी तूती बोलती थी, उसकी सरकार चलती थी। वहां बरौनी के कारखाने पर, ठेकेदारों पर, रंगदारों पर, सड़क बने, कोई भी काम हो, हर जगह उसका झंडा पताका अपना रहता था। जो चाहेगा वही होगा, वही वहां का सरकार, वही उसका प्रशासक, वही वहां का सीएम, वही वहां का डीएम, सब कुछ वही था। और प्रशासन ने पूरी तरह सरेंडर करके रखा था। हमारे पहले रामचंद्र खां वहाँ एसपी रहे थे, उनका नाम आज भी लेते हैं लोग, दबंग एसपी के रूप में। हमारे पहले जो रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ, हमारे पहले राजेश रंजन रहे थे जो अभी सीआईएसएफ के डीजी हैं, उनका भी एक दबंग एसपी के रूप में नाम बेगूसराय के लोग याद रखते हैं, लेकिन और उसके पहले नहीं रखते हैं। तो पूरा तरह से अपराधियों का जाल फैला हुआ था। और ये सब कोई बहादुरी की बात नहीं है, और मैंने कभी माइक पर बोला नहीं है, लेकिन आपसे मैं बोल रहा हूं। मैंने गया तो मैंने एक चुनौती की तरह, मेरे मन में बहुत आक्रोश था, क्योंकि मैंने एसपी के दिनों में जो देखा था गुंडागर्दी अपराधियों की, जो जिस चुनाव की बात कर रहे हैं, तो उसके चलते मेरे मन में आक्रोश था। तो मैंने पहली मीटिंग करके ऐलान कर दिया कि देखो, जो चोरी करने, डकैती करने, अपहरण करने, रंगदारी करने में, बलात्कार करने में 40 से ऊपर, 30 से ऊपर जिसके ऊपर केस हो, उसको खोजो, सबको जेल के भीतर होना चाहिए। और इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। 6 महीने के अंदर एक भी कुख्यात दागी अपराधी जिससे आम जीवन तबाह होता हो, उसको मैं बाहर नहीं देखना चाहता। और 400 से अधिक अपराधियों को 6 महीने के अंदर हमारे लोगों ने पकड़ करके भेजा। और आपको एक बात बता दूं, 42 मुठभेड़ें हुई, क्लीन मुठभेड़, कोई भी नहीं कर सकता है पकड़ के किसी को मार दिया। 42 मुठभेड़ें हुई, 42 अपराधी कुख्यात मारे गए। और पूरी तरह से 93 और 94 का आप अपराध आंकड़ा बेगूसराय का मंगाइए, उस पर शोध करने का, स्टडी करने का है कि उस जमाने में कुछ भी नहीं बदला था, न सरकार बदली थी, न सिस्टम बदला था, सब कुछ वही था, केवल वहां का कप्तान बदला था और वहां के लोगों ने किया। मैंने 500 से अधिक गांवों में नौजवानों को जुटाया। मैंने कहा बेगूसराय को अपराध मुक्त करना है कि नहीं? लोगों ने कहा करना है। बेगूसराय में शरीफ लोग रहेंगे या रंगदार रहेंगे, अपराधी रहेंगे? बोला शरीफ लोगों के रहने की जगह बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा आपको कुछ नहीं करना है, मेरा सहयोग कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए। उन्होंने कहा कि करेंगे। और आप भाई साहब जान जाइए, केवल उनके सहयोग से, आई सैल्यूट देम, वो सब जो 20 साल 25 साल के लड़के थे आज 40 45 50 साल के हो गए। 25 साल पहले मैं बेगूसराय में एसपी था, आज भी जाता हूं तो मिलते हैं 50-55 किलो। उन्होंने इतना सहयोग किया, फिल्मी स्टाइल में इनकाउंटर हुए। यहां जाइए, वहां अपराधी बैठा है, वहां लाल गमछी बांध करके, मुठे रेठा बांध करके बैठा है, हमारा टीम जाती है, वो देखता है, गोली चलाता है, गोली चलती है, मारा जाता है। ऐसे 42 इनकाउंटर होना और 6-8 महीने के अंदर यहाँ 40-42 आदमी की मुठभेड़ हो जाएगी, तो वहां पर कोई क्रिमिनल रहेगा? आज सोशल मीडिया का जमाना नहीं है। टीवी में भी न्यूज नहीं था, केवल दूरदर्शन था। टीवी न्यूज 93 के बाद शुरू हुआ। आप जानते हैं सोशल मीडिया थी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी नहीं, मोबाइल था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, कुछ नहीं था। 4 अखबार के पेज अखबार निकलते थे पटना से, 2 हिंदी 2 अंग्रेजी के, और वो 12 पेज के अखबार जिसमें पूरे बिहार की खबर होती थी। बिहार भी झारखंड को मिलाकर बहुत बड़ा बिहार था। तो वो चीजें बहुत प्रमुखता से नहीं आई, नहीं तो बहुत बड़ा काम हुआ। वो कम्युनिटी पुलिसिंग जिसकी बात करते हैं, उसी का कमाल था। मेरा कोई कमाल नहीं था, मैंने तो एक चिट्ठी भी नहीं मारी, लेकिन हाथ उठाता था, उंगली उठाता था कि भाई ये आदमी पकड़ में आना चाहिए। वो आदमी पकड़ा जाता था या मारा जाता। 42 मुठभेड़ें हुई और डाटा देखिए, अपहरण शून्य, बैंक डकैती शून्य, रोड डकैती शून्य, पेट्रोल पंप लूट शून्य, बैंक लूट शून्य, हाउस डकैती शून्य, बलात्कार शून्य, गृहभेदन और चोरी की घटनाएं भी न्यूनतम पर आ गई थी। वो तो रिकॉर्ड की बात है, कोई चेक करता है। ये कम्युनिटी पुलिसिंग मैंने कुछ नहीं किया, वहां की जनता ने किया। तो आज भी मैं विश्वास करता हूं कि जनता अगर जाग जाए कि अपराधियों की हम गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं चलने देंगे, तो कोई भी आदमी काम करने वाला हो तो कमाल कर सकता है। डीजीपी साहब एक बात बताइए, वही सरकारी निज़ाम, उसी सरकारी निज़ाम के दौरान नरसंहार होते हैं और तब लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया, और वही सरकारी निज़ाम और आप बेगूसराय का उदाहरण दे रहे हैं, तो गैप कहाँ था? कई लोग इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं
कि पॉलिटिकल विल नहीं थी, कहीं पर और कहीं पर थी। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो सत्ताधारी थे, जो उनके समर्थक थे, उन्हें उनके इलाकों में खुली छूट थी, और जो सत्ता समर्थक नहीं थे वहाँ पर पुलिस को खुली छूट थी। सत्य है ये? अगर देखिए, वो इस पर मेरा टिप्पणी करना तो बहुत विवाद का विषय हो जाएगा। हम पर बहुत लोग ऐसे ही पॉलिटिकल कारणों से भी टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से डीजीपी साहब को लपेटे में लेते हैं। अब लेते हैं। अब बहुत लोग समझते हैं कि अब डीजी से ही महिला है। पॉलिटिकल आदमी को तो पॉलिटिकल आदमी पर टारगेट करना चाहिए। पॉलिटिकल आदमी से मैं यही बात समझाता हूं कि पॉलिटिकल आदमी को पॉलिटिकल आदमी पर टिप्पणी करनी चाहिए, डीजी पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो करते हैं लोग, कोई लोग हैं, बेचैनी बौखलाहट उनको पता नहीं क्यों रहती है। वही समय है, वही माहौल है। अय्यारा नरसंहार होता है जिसमें 13 लाशें गिरती हैं सवर्णों की, एक जात विशेष की। इसी अय्यारा है जहानाबाद, आज अरवल जिसको बोलते हैं। और रातों रात अकेले मेरा ट्रांसफर होता है बेगूसराय से। बेगूसराय से मुझे भेज दिया जाता है जहानाबाद, क्योंकि जहानाबाद में 13 एक जात विशेष सवर्णों की लाश गिरी तो जहानाबाद लगा कि जल जाएगा। पूरे जहानाबाद में इतना आक्रोश हुआ कि जहानाबाद को नहीं संभाला जाएगा, तो इसकी प्रतिक्रिया में सैकड़ों दलित काटे जाएंगे और जहानाबाद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं 95 की बात कर रहा हूं, और मुझे अप्रैल की बात, और मुझे तुरंत 1 घंटे के अंदर कहा गया कि आप जाकर के जहानाबाद योगदान, अकेला बिहार में ट्रांसफर। मैं जहानाबाद आया। मैंने उस वोलेटाइल सिचुएशन को किसी तरह से अपने गुडविल से लोगों के हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर, गांव-गांव जाकर, शोषितों के गांव में गया, दलितों के गांव में गया, सवर्णों के गांव में गया। एक एक गांव में जहानाबाद में पूछिए, कोई ऐसा गांव का कोई ऐसा दलित, मुसहर हो, भांगी हो, दलित हो, सुअर के खुबार में जाकर के मैं बैठा हूं, सोया हूं, बात किया हूं लोगों से। और सवर्णों के यहां भी जाकर के, भाई ये मत होना चाहिए, अब इसको बंद करो। और साल भर रहा और जहानाबाद संभल गए, कोई घटना नहीं हुई। तो विल पावर्स अगर पदाधिकारी के पास भी हो तो बहुत कुछ अपने सीमित दायरे में किया जा सकता है। वो जो आप सवाल जहां आप हमको पहुंचाना चाह रहे हैं उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं। मैं आपसे इसलिए ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि 90 के दशक के बिहार को जब देखा जाता है तो एक अंग्रेज़ी का शब्द चलता है फीफडम। एक ज़िले आरक्षित से थे बाहुबली नेताओं के नाम पर, उनकी पहचान हो गई थी, उनके साम्राज्य थे। और जो अशोक की लाट है, जो संविधान की शपथ है, जो सत्यमेव जयते का नारा है, वो सिर्फ कागज़ों में रह गया था। तो मैं ये मेल नहीं बिठा पा रहा हूँ कि वही पुलिस है, वही सब कुछ है, कहीं पर वो इतनी प्रभावी है। आप खुद उदाहरण दे रहे हैं बेगूसराय का, जहानाबाद का, और वही पुलिस है और ये छत्र मजबूत होते जा रहे हैं। एक पूरा जिसको हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है पूरा करप्शन का सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का सिस्टम। ये बात कहाँ झूठ है? देखिए ना, ये तो मुझे सब कुछ शीशे की तरह दिखता है, इसलिए कि कोई किताब में पढ़ी हुई बात तो मैं बोल नहीं रहा। मैंने जो देखा है वही देख रहा हूं। मैं तो देख रहा हूं पूरा बिहार बटा हुआ था, मैं देख रहा हूं। मैं अब नाम रखूं, सब लोग अभी हैं और जिंदा हैं। अब ये बात है कि वो भूमिगत हो गए या धराशायी हो गए हैं, लेकिन आप देख लीजिए, आप कहीं से उठाइए, आप पूर्णिया से उठाइए, सिवान से उठाइए, बेगूसराय से उठाइए, जहानाबाद से उठाइए, किसी कोने में चले जाइए, बटा हुआ था। गुंडागर्दी तो चरम पर थी, इसमें कहां दो राय। लेकिन मुझे जहां काम करने का मौका मिला, आप खुद इन स्वतंत्र स्रोत से पता चलाते हैं, पता कर से, मुझे जिस जिले में जहां काम करने का मौका मिला, स्थितियों को मैंने बदल दिया और अपने अनुकूल कर लिया। वहां मैंने नहीं चलने दिया किसी। 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, नीतीश कुमार की सरकार आती है 2005 के उत्तरार्ध में। वो इकलौता साल है जब बैक टू बैक 2 चुनाव होते हैं। और उसके बाद लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर काफ़ी काम हुआ, और वही सब जो सो कॉल्ड माफिया थे, मठाधीश थे, उनकी भूमिका घटती है। लेकिन एक नए सिरे से उनकी भूमिका दिखती है। उनमें से कई लोग अब माननीय हो गए थे, कुछ उस पाले के माननीय थे, कुछ इस पाले के माननीय थे। तो आप लोगों के लिए एक ये देखिए, जिस तरह के सवालों के लपेटे में आप ले रहे हैं, बिल्कुल लपेटा नहीं है सर। तो मैं बताऊं, ये बात आप इतने अनुभवी अधिकारी हैं, मैं कैसे लपेटे में नहीं बता। इसीलिए मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, तो मैं तो इमोशनल बोलता हूं। मैं कुछ भी बोलूंगा तो फिर बात होगी कि
हम नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं या फिर कुछ उसको अलग ढंग से, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं किसी से आलोचना नहीं कर रहा है, किसी से मेरी कोई व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया तो बहुत पहले शुरुआत थोड़ी 2005 में हुई थी, शुरुआत तो 90 से हुई थी। बिल्कुल। और 90 से जो लोग आकर के राजनीति में स्थापित हो गए थे, वो तो उन्होंने अपने अपने सीमित क्षेत्रों में अपनी जगह बना ली, अपनी पहचान बना ली थी। तो अपने खास कारणों से अपने वजूद को वो बनाए रखने में कुछ दिन तक सफल हुए। वो 2005 के बाद भी कुछ दिनों तक सिलसिला चला, लेकिन धीरे 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 उनको वो सिस्टम से बाहर होते गए। इसको भी बहुत आराम से देखा जा सकता है। मेरा अगला सवाल जो है, आपके पास ये विकल्प है, आप चुने कि आप डीजीपी के तौर पर जवाब दें या बिहार के नागरिक के तौर पर जवाब दें। ये एक प्रवृत्ति यहाँ पर दिखी कि कई अपराधी जातियों के मसीहा हो गए। कोई क्रिमिनल किसी की जाति का मसीहा, झंडा बरदार कैसे हो सकता है? इस प्रवृत्ति पर आप क्या सोचते हैं? मैं तो हमेशा से बोलता रहा हूँ, खुले मंच से बोलता रहा हूँ, आज से नहीं बोलता रहा हूँ, 30 साल से बोल रहा हूँ। मुझे याद है बेगूसराय जब मैं गया था तो वहीं से मैंने इसकी शुरुआत की। जो जितना बड़ा अपराधी है वो अपनी जात का सबसे बड़ा नेता कैसे हो जाएगा? लेकिन हुआ है ऐसा। जिस जात का सबसे बड़ा अपराधी हुआ, उसके पास पैसा हो गया, चाहे लूट करके आए, डकैती करके आए, अपहरण करके आए, अपराध करके आए, और जितना बड़ा नाम अपराध जगत में उसका होगा, उतना राजनीति में उसका कद बढ़ता, माने अपने समाज में उसका कद बढ़ता जाएगा। इस फेज को मैं कहता हूं समाज का अपराधीकरण। मैं बहुत विनम्रता से ये बात लोगों से भी पहुंचाता हूं, मैं हर मीटिंग में बोलता हूं। इसलिए मुझे आपके सामने आपके सवाल का जवाब देने में कोई हिचक नहीं, कोई परेशानी नहीं है कि अब किसी समाज का, किसी जात का सबसे बड़ा अपराधी उस जात और समाज का आदर्श कैसे हो सकता है? ये इस देश में कौन सी एक जात है जिसमें महान विभूतियां पैदा नहीं हुई हैं? दलित से लेकर, पिछड़ा से लेकर, अति पिछड़ा से लेकर सवर्णों में हर जात में ऐसी ऐसी महान विभूतियां हुई हैं जिनके प्रति मतलब देश कृतज्ञ है, देश पर कर्ज है उनका। तो हर जातियों में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं और आज भी हैं। हर जातियों में अच्छे लोग हैं और इनफैक्ट अच्छे ही लोग ज्यादा हैं, लेकिन हर जात का नेता अपराधी कैसे हो जाएगा? हर जात का। तो ये समाज को चिंतन करना चाहिए कि अगर किसी अपराधी चरित्र वाले व्यक्ति को, निकृष्ट व्यक्ति को जात के नाम पर अगर उसको हम प्रश्रय देंगे, उसको नेता बनाएंगे, उसको फूल माला करेंगे, उसका अभिनंदन वंदन करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, तो उनका पतन होगा, सामाजिक पतन होगा और बिहार का बहुत नुकसान होगा। इसलिए जात से तो ऊपर उठना होगा, अपराधी को अपराधी की नजर से देखना होगा। मेरी स्पष्ट राय है इस बारे में और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। गुप्तेश्वर जी, आपने अपने एसपीशिप के तमाम उदाहरण साझा किए, कम्युनिटी पुलिसिंग वगैरह की बात की। एक प्रकरण है जिसको लेकर आपके कई आलोचक उंगली उठाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जो भी ललन टॉप के दर्शक हैं उनके सामने पूरा पक्ष आ जाए। आप मुजफ्फरपुर जोन के आईजी एडीजी थे और एक वहां पर नवरूणा प्रकरण होता है जिसमें उस लड़की के पिता भी आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या है सच्चाई इस मामले की? ये बहुत ही अफसोस की बात है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। वो बच्ची थी, 10-12 साल की बच्ची होगी, एक बंगाली परिवार की होगी। उसके पिताजी हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि 80 के आसपास उनकी उम्र हो जाएगी। तो उसका तथाकथित रूप से अपहरण होता है। 3 महीने के बाद लाश मिलती है। लाश उनके घर के दरवाजे पर 4 फीट आगे एक नाली में मिलती है। खैर, वो एक घटना है। अब उसके बाद में एक केस होता है, अज्ञात के खिलाफ एक मुकदमा होता है, उसका अनुसंधान होता है, कुछ लोगों को जेल भी भेजा जाता है। लेकिन वो लड़की की लाश है और शहर में मिली है, इसलिए काफ़ी सनसनीजनक समाचार छपते हैं। तो फिर उसको सीआईडी 100 दिन के अंदर सीआईडी उसको ले लेती है। सीआईडी के बाद 1 साल के बाद उसको सीबीआई उस केस का अनुसंधान ग्रहण कर लेती है और अभी भी सीबीआई उस केस का अनुसंधान कर रही है। ये तो यह पक्ष हो गया। इसमें सीधा एक बात है जो मैं कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो मामला सीबीआई देख रही है उस पर मेरी टिप्पणी करना, खास करके अगर मेरे पर कोई आरोप लगा रहा है तो उस पर टिप्पणी करना ये बिल्कुल उचित नहीं, इसमें चुप रहना चाहिए। लेकिन लोग जो नहीं जानते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट, जो बात मैं बोल रहा हूँ
ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इस बात को लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हैं कि मैंने ये बोला, इसमें कोई गलत बात की हो, इसके लिए मुझे आप सू कर सकते हैं, उस पर मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, इसका क्लिप किसी को दे सकते हैं, कोई चाहे तो इसको चुनौती दे सकता है। मैं ऑन अकाउंट बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये घटना जिस समय होती है वो घटना होती है 2012 के किसी महीने में, और उसके 2 महीने के बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग घटना होती है। 3 महीने तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनुसंधान हो रहा है, पुलिस से फिर सीआईडी को गया चला। 30 घटने के 3 महीने के बाद एक घटना हो जाती है। एक अपने को आरटीआई एक्टिविस्ट करने वाला लड़का, अब माइक पर उसके खिलाफ बोलना या उसका चरित्र हनन करना या उसका अपमान करना, उसका छोटा दिखाना या उसको आहत करना भी मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो भी सुनेगा तो उसको पता चलेगा। एक लड़की का पीछा करता है 1 साल से, ऑल ऑन रिकॉर्ड, उसको चिट्ठी लिख रहा है, 100 200 150 मैसेज तो उसके कोर्ट में दिए हुए हैं रिकॉर्ड में। वो मैसेज देता है, कोर्ट में चिट्ठियां लिखता है कि मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो लड़की इग्नोर करती है, उसका पीछा करता है, लगातार पीछा करता है और कहता है कि हम प्यार करते हैं, हमसे शादी कर लो। लड़की बहुत परेशान हो जाती है, उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर तेजाब फेंक दे, क्योंकि सुबह कॉलेज बैंक में नौकरी करती है, अनमैरिड लड़की है, खूबसूरत लड़की है, सुबह वो गर्ल्स हॉस्टल से निकलती है बैंक तक तब भी पीछा करता है, शाम को आती है अंधेरा हो जाता है तब भी पीछा करता है। वो एसपी हमको फ़ोन करती है, हम उसको जानते हैं ना वो हमको जानती है, वो अपना व्यथा बताती है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं जल जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी। एक लड़का साल भर से हमको परेशान कर रहा है। उसी समय 1 महीना 2 महीना पहले निर्भया कांड दिल्ली में हो गया है, और हमारे यहाँ सीतामढ़ी में एक लड़की को इसी तरह लड़का परेशान करता था, पुलिस ने मदद नहीं की तो फांसी लगा करके मर गई, चिट्ठी में लिख दिया, एसपी से लेकर थानेदार तक दौड़ी, किसी ने मदद नहीं की। ऐसी पृष्ठभूमि में ये लड़की हमको फोन करती है तो मैं तुरंत सीनियर एसपी को बोलता हूं, देखो कोई लड़की है, उसको कोई लड़का तंग कर रहा है, ये कह रही है मैं सुसाइड करूंगी, मुजफ्फरपुर जल जाएगा। लड़का एसपी को लड़की बताती है, वो एक सादे में 4 अफसर की टीम खड़ा करता है, और जहां लड़की बताती है कि हमको ये लड़का घेरता है, वहां पर उस सादे में टीम जाती है, वो लड़का पकड़ा जाता है, उस पर मुकदमा होता है, कोर्ट भी नहीं जाता है, लेकिन वो छूट जाता है। और उस दिन से वो शपथ ले लेता है कि मैं ये एडीजी साहब के आदेश से हुआ है तो मैं इनको पाठ पढ़ाऊंगा। और उस दिन से मेरे खिलाफ वो तरह तरह के पिटीशन, 50 पिटीशन, झूठे मुकदमे करना, पिटीशन देना, अभियान चलाना सोशल मीडिया पर। मैं पूरा डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, आप पढ़िएगा। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है, इनको चिट्ठी लिखता है, सीबीआई को चिट्ठी लिखता है, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखता है, मानवाधिकार को चिट्ठी लिखता है, बिहार सरकार को चिट्ठी लिखता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखता है, राज्यपाल को चिट्ठी लिखता है। मैंने 100 चिट्ठियाँ, 100 इंक्वायरी, सब इंक्वायरी हो गई, एक एक चीज की इंक्वायरी हो गई, एक एक चीज की जांच हो गई, एक एक आरोप लगाए, सबकी जांच हो गई। और इतने ही नहीं, जितने उसने मेरे पर केस किए, कभी कहता है कि विजिलेंस का मामला, ये एडमिशन ले लिए लॉ कॉलेज में और ये क्लास किए तो इन पर विजिलेंस का कैसे सैलरी ले लिए तो विजिलेंस केस करता है हाई कोर्ट तक, सब केस, सब इंक्वायरी, सब केस, सब खत्म। और वही घूम घूम करके अपने लोगों से, अब मीडिया तो इतना अनलिमिटेड इसका स्कोप है, किसको किसको आप क्या बताइएगा, और कौन सीरियसली जानने में इंटरेस्टेड है। तो कभी इस ब्लॉग से, कभी इस ब्लॉग से, कभी प्रिंट से, कभी स्क्रीन से, कभी इधर से, कभी उधर से, लेकिन पूरे 8 साल हो गए, क्या मुजफ्फरपुर से एक किसी दल के, पॉलिटिकल पार्टी के किसी एक वर्कर ने मेरे खिलाफ कुछ बोला? किसी सोशल नेता, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे खिलाफ बोला? किसी पॉलिटिकल, किसी दल के कोई आदमी ने बोला? 40-50 लाख आबादी है मुजफ्फरपुर, एक आदमी के 100-150 परिवार बंगाली हैं, रहते हैं मुजफ्फरपुर में, कोई क्या मेरे खिलाफ बोला? उसके बाप को समझा दिया जाता है, चूंकि उसकी बहन है, जो नरूणा की बहन है, बड़ी बहन, उसकी मित्र है, ये लड़का है जिसको हमने जेल भेजा था, इसके चचेरे भाई के मित्र है। तो इसने कह दिया अपने भाई को कि भाई देखो, उसको बोलो ये एडीजी साहब ने बहुत हमको बेइज्जत किया है, इनको भी हमको बेइज्जत करना है। तो वो अपने बाप को समझाती है कि बहन मरी और 3 महीना बाद लाश घर ही में आपके दरवाजे ही पर मिली, तो आप जेल चले जाओगे 80 साल की उम्र में। तो बाप तो बोलता है कि तब कैसे बचेंगे? तो कैसे बचेंगे? बोलो कि आईजी साहब ने ठीक से अनुसंधान नहीं होने दिया, आईजी साहब को कुछ बनाओ। एक आदमी बोलता है। अब बताइए, आपके घर में डकैती हो, कोई बोले कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आकर हमारे घर में डकैती कर दी, तो उनको क्या फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को? या भारत के राष्ट्रपति जी कल घर में हमारे सेंधमारी करने आए थे और हमारा लैपटॉप उठा के लेकर चले गए?
ये मुकदमा भी होना चाहिए। तो मैं न कहीं किसी केस में मेरा नामजद अभियुक्त हूं, ना मेरे पर कोई मुकदमा है। अब ये इस बात को लेकर के कभी कभी चलवाता है, सीबीआई ने पूछताछ की। अरे भाई, सीबीआई ने 400 लोगों से पूछताछ की। वहां जो थानेदार थे उनसे पूछा इसके केस के बारे में क्या है बताइए। वहां जो इंस्पेक्टर है उसके बारे में कहा केस के बारे में आपको जो जानकारी है बताइए। डीएसपी से पूछा, एसपी से पूछा, हम थे आईजी तो हमसे भी पूछा, हमारे जैसे और 400 आदमी से पूछा। तो इसका क्या मतलब है? केस में कोई एफआईआर नेम्ड एक्यूज हैं हम। तो ये एक आदमी की और उसके साथ जुड़े हुए 4 आदमी की साजिश है, बदमाशी है, कंप्लीट प्योर मिस्चिफ है, जिसका कोई जवाब नहीं। पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैं आपको दे दूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं जो लोग भी मीडिया में या पोर्टल में इस तरह का न्यूज चलाते हैं नवरूणा को लेकर के, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मुझे फोन करें, मेरा नंबर है। मेरे व्यक्ति जो हैं 9431608444 पर मैसेज करें, अननोन नंबर नहीं उठाता हूं, और मुझसे पूछें, मैं आपके नाम से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ पूरा फैक्ट्स आपको रजिस्ट्री से भेज दूंगा। तो कोई एक आदमी मेरे खिलाफ अगर मुहिम चला रहा है, आप अपने प्लेटफॉर्म से हमारे खिलाफ क्यों मुहिम चलाइएगा? आपसे मेरी क्या दुश्मनी है? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज हो सकते हैं, आप किसी दूसरे आइडियोलॉजी के हो सकते हैं, हम किसी दूसरे आइडियोलॉजी के हो सकते हैं, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे चोर नहीं है, चरित्रहीन नहीं है। जीवन में 34 साल की नौकरी में एक भी मेरे खिलाफ कोई पब्लिक पिटीशन नहीं है। और किसी दल, चाहे वो वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, किसी दल के एक छोटे से वर्कर से लेकर राष्ट्र स्तर के नेता तक ने मेरी निष्पक्षता पर और मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़ा किया है 34 साल में। आज तक बहुत जिलों, 22 जिलों में काम किया मैंने, 10 जिलों में एसपी रहा हूं और आईजी के रूप में, डीआईजी के रूप में। जो आदमी 34 साल तक बेदाग नौकरी करके गया, कभी किसी विवाद में नहीं पड़ा, पूरी तरह से निष्पक्ष रहा। इतने चुनाव हुए, सारे चुनाव हमने कराए। मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद रहे, मेरे मुख्यमंत्री कुछ दिन तो जगन्नाथ मिश्रा भी रहे, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी रही हैं, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी रहे हैं, मेरे मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी रहे हैं, अभी आदरणीय 6 मुख्यमंत्री मैंने देखे और हर सरकार में मैंने काम किया। मुझे लालू जी भी जानते हैं, राबड़ी जी भी जानती हैं, मांझी भी जानते हैं, आदरणीय नीतीश जी के साथ काम। कोई भी पॉलिटिकल, मैं चुनौती देता हूं, कोई भी बोले किसी भी फ्रंट पर कि कभी मेरे दरवाजा खुला, सब कोई आ सकता है। किसी भी चुनाव में, किसी भी जहां 2 पार्टियों का मामला हो, मैंने किसी पार्टी की मदद की हो, किसी पार्टी का नुकसान पहुंचाया, कभी नहीं पहुंचाया। तो जो आदमी 34 साल तक निष्पक्ष रह गया, उस पर नवरूणा का नाम लेकर के आरोप, कोई अगर माने संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति, वो 14 केसों में खुद ही आरोपित है, जेल में है और मुकदमे लड़ रहा है, और उस पर जहां कहीं भी उस पर अपहरण के मुकदमे हैं, उस पर लूट के मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, ठगी के मुकदमे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के मुकदमे, 1-2 मुकदमे हैं उस पर। वो आदमी, मतलब एक हमारे जैसे वरीय पदाधिकारी जो कि जीवन भर बेदाग रहा, उसको आज दागदार बनाने की कोशिश। उस मुहिम में किसी को क्यों शामिल होना चाहिए बिना फैक्ट? हमको पूछिए, मैं खुला हुआ हूं, मेरे को अपने यहां बुला लीजिए, मेरे से मांगिए, मैं डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्री कर देता हूं, आपको देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। निष्पक्ष शोधी खोजी पत्रकारिता इस पर कर लीजिए, मैं चुनौती देता हूं, आइए। सीबीआई तो कर ही रही है ना जांच, आप भी आकर कर लीजिए। लेकिन इस तरह से रैकेट के हाथ में प्ले करना और किसी का चरित्रहीन करना, मैं बहुत आहत महसूस करता हूं। बड़े बड़े लोग, बिहार में किसी भी मीडिया हाउस में, किसी भी अखबार में आज तक छपा, कोई आज के जमाने में है कि कुछ करके पचा लेगा? कितना भी ताकतवर आदमी है कि मैं तो बहुत मामूली आदमी हूं। रोज सीएम को मीडिया लपेटती है, पीएम को मीडिया लपेटती है, प्रेसिडेंट के खिलाफ समाचार। गुप्तेश्वर पांडे क्या चीज है? एक गलती करेंगे आप धूल में मिला दीजिएगा। लेकिन बिहार में आज तक कभी किसी ने, 8 वर्ष हो गए ना उस घटना को, मेरे खिलाफ न कुछ लिखा, न कुछ किया, न एक पॉलिटिकल वर्कर। उस चीज को आप कहीं दिल्ली से, कहीं पोर्टल से, कहीं यहां से, कहीं वहां से, कि नवरूणा केस में सीबीआई ने पूछताछ की। अरे पूछताछ 400 आदमी से की, वो जरूरी था। जितने लोग थे सबसे पूछताछ की, थानेदार से लेकर के आईजी तक पूछताछ की, पब्लिक से पूछताछ की, विधायक से पूछताछ की, नेता से पूछताछ की, पब्लिक से पूछताछ की, उसके घर वालों से पूछताछ की। तो उसमें हमसे भी पूछताछ कर ली तो कौन बड़ी बात थी? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो गुप्तेश्वर जी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कई वेब पोर्टल्स पर, सोशल मीडिया पर, उनको उनके हिस्से का जवाब मिल गया होगा। मैंने आखिरी दफ़ा आपको ऐसे ही आक्रोशित देखा था जब आपकी बिहार पुलिस के एक आईपीएस अफसर
विनय तिवारी मुंबई जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पटना में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह एक FIR करते हैं, उसकी जांच के लिए जाते हैं। और तब आप इतने ही व्यथित नज़र आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस का बिहार पुलिस के प्रति जो रवैया रहा, उस IPS अफसर के प्रति जो रवैया रहा, और आप टीवी चैनलों पर भी मुखर होते हैं, अपने तरीके से भी रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि विस्तार से आप बताएं कि ये पूरा प्रकरण है क्या, और मुंबई पुलिस को आपने कैसे रीच आउट करने की कोशिश की और उनका क्या रिस्पॉन्स। सिंपल बात है सौरभ जी, बहुत ईमानदारी से वो तो मेरी दिक्कत यही है कि मैं एकदम खुला आदमी हूँ, थोड़ा इमोशनल हूँ, दिल से बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, इसलिए कभी कभी विवाद में पड़ जाता हूँ। सिंपल बात है, उसके पिता यहाँ देखिए 74 साल के हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं, और ठीक है वो एक मैं समझता हूँ लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। सुशांत का नाम बड़ा हो गया था, उसने पैसे भी कमा लिए थे, लेकिन किस तरह से परिवार से आता है, आप जा करके उनके घर को, फ्लैट को आज भी देख सकते हैं, किस तरह से एक क्लर्क किरानी चपरासी का घर जैसा होता है वैसे ही रहते हैं वो। और हम नहीं समझते हैं कि किसी भी स्थिति में ये हत्या हो, आत्महत्या हो, जो भी हो, लेकिन सुशांत के पिता की ये औकात नहीं है कि ये मुंबई जाकर के मुकदमा लड़ सके या मुकदमे में पैरवी कर सके। ये इनके बूते की बात अलग है। कोई उनके परिवार में है नहीं, 2 ही आदमी का परिवार था, बहनें 2 हैं, शादीशुदा हैं, अपने ससुराल चली गई हैं। उनके परिवार में सुशांत था, उसके बाप थे, माँ भी नहीं है। तो अब सुशांत चला गया तो अब 1 मैन फैमिली है, केवल सुशांत के पिता है, उनके लिए संभव नहीं है कि मुंबई जाके। अब ये मामला जब आया वहां पर उसके साथ वो घटना होती है, उसके बाद में 14 जून को घटना होती है। 20 जून तक देखिएगा कि पूरी मीडिया से ये न्यूज गायब है। मैं मोटा मोटी कह रहा हूँ, 20 न्यूज तक मुंबई शांत, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं सुशांत नहीं है, सारा मामला गायब। अब ये ADR हो गया है, मतलब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। अब मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है, रोज समन जा रहा है, नोटिस जा रही हैं सर्विस, और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इंट्रोगेशन हो रहा है, पूछता किस नियम के तहत ये सब कर रहे हैं आप भाई। नोटिस दे दे करके 45 आदमी तो ऑन रिकॉर्ड आपने बताया कि हमने नोटिस दिया, इंट्रोगेशन किया। कैसे इंट्रोगेशन कर रहे हैं? और इंट्रोगेशन कर रहे हैं तो व्हाट इज कमिंग आउट, क्या फैक्ट है? पूरा देश जब जानना चाहता है, इतना सेंसेशनल हो गया है, तो आप कुछ भी 2 लाइन तो बताइएगा ना। तो सुशांत वाले मामले में मुंबई पुलिस 2 लाइन भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। एक पीसी करके जब मामला इतना विवादित हो गया और सेंसेशनल हो गया, तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब को आकर के पीसी करके 4 लाइन बोलना चाहिए था कि देखिए हम बैठे नहीं हैं, आप हम पर आरोप मत लगाइए, हम 2 महीना से बैठे नहीं हैं, हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया है, और हम सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर रहे हैं, और हम नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। इतना भी कहने का गट्स आपको नहीं, ये क्या बात है? और देश में सेंसेशन हो गया। हमने मुकदमा 20 जून तक तो मामला खत्म था, हमने मुकदमा कर दिया। अब उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि हमने गलत किया, सही किया, ये इस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। इस पर बहसें होती रही 1 महीने तक, अब इस पर बहस करने की जरूरत नहीं। हमने जब मुकदमा कर दिया तो एकदम टेक्निकल बात है कि FIR हो जाएगा, तो उसको लॉजिकल एंड तक ले जाना ये मैंडेटरी है। मतलब अब कोई उपाय नहीं बचता। जब FIR लॉन्च हो गया तो इन्वेस्टिगेशन होगा और उसको लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, मिस्टेक ऑफ लॉ हो, या केस ट्रू हो या कंप्लीटली फॉल्स हो, जो भी हो, लेकिन लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना पड़ेगा। अब हमने केस कर दिया, हमने टीम भेज दी, 24 को केस हुआ, 25 को केस हुआ, 26 को मैंने टीम बनाई और मैंने 27 को वहां लैंड करा दिया। टीम इन्वेस्टिगेशन करने लगी। अगर आपको ये लगता था कि हम केस नहीं कर सकते थे, हमारी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं था और हमको इन्वेस्टिगेशन करने का भी अधिकार नहीं था, तो जैसे हमारी टीम गई तो आप दूसरे दिन हमको फोन करके बोलते, साहब आप केस किए गलत है, आपका इन्वेस्टिगेशन करने का राइट नहीं है, केस करने का राइट नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन करने भी नहीं देंगे, आप अपनी टीम वापस बुला लेते, बुला लीजिए, हम अपनी टीम वापस बुला लेते। तो आपने तो कुछ नहीं कहा, मिल नहीं रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं करना चाह रहे हैं उस विषय में। मुंबई पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस को कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया, कुछ भी उपलब्ध, उस पर बात ही नहीं कर। उपलब्ध करना तो मेडिको लीगल क्राइम सीन, मेडिको लीगल कुछ भी नहीं, क्राइम कुछ नहीं बोले ना। हम आपको मैंने रिपोर्ट देंगे ना, FIR देंगे ना, आपको मेडिको लीगल एविडेंस देंगे ना, आपको हम वीडियोग्राफी देंगे ना फोटोग्राफी, तो कुछ भी दे वर नॉट रेडी टू शेयर एनीथिंग कि हम कुछ नहीं देंगे। मतलब वो मानते थे कि आपको कोई मतलब ही इससे नहीं रखना है, ये एटीट्यूड था। तब मैंने यहाँ जो यहीं पर हैं, पटने में रहते हैं, विनय तिवारी, आप उनसे पूछिएगा, सिटी SP हैं, मैंने उनको कहा भाई हम एक सीनियर IPS ऑफिसर को भेजते हैं, मे बी दे आर स्मॉल ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर लेवल, सब इंस्पेक्टर लेवल, तो सीनियर ऑफिसर जो है इनसे बात नहीं करना चाहते, एक IPS ऑफिसर को भेजते हैं, वो जाकर कोऑर्डिनेट करेगा, बातचीत होगी।
अब मैं चिट्ठी लिख के भेजता हूँ, आपको सूचना दे करके भेजता हूँ। मुंबई के पुलिस कमिश्नर जी, मैं यहाँ से, आपके जूनियर होंगे या IPS नहीं, के? मुंबई के पुलिस कमिश्नर हमसे जूनियर हैं। मैं यहाँ से, मैं का मतलब मेरा सीनियर एसपी लिखता है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को लिखता है और चिट्ठी लिखता है, भाई जा रहे हैं, इनको आईपीएस मेस चाहिए। डिप्टी कमिश्नर सीनियर एसपी को फोन करता है, वो कहता है कि हम आईपीएस मेस नहीं देते, आईजी हेडक्वार्टर देते हैं, उनसे बात करिए। मेरा सीनियर एसपी आईजी हेडक्वार्टर से बात करता है, एक बार नहीं कई बार बात कर, वो आने दो हम दे देंगे ना। अब ये बोलता मेरा नंबर दे दो, जो अफसर आ रहा है वो बात कर लेगा, हम दे देंगे कमरा। अब ये अफसर लैंड कर जाता है, ये बात करना चाहता है, ये हेडक्वार्टर से उनकी जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कमरा नहीं मिला। संक्षेप में ये अपने बैचमेट मित्र दोस्त किसी के से बात करके, बड़ा ये जो संघवाद की धारणा है उसके बड़ा उलट है, एकदम अजूबा है, अनहर्ड ऑफ। मैंने तो सोचा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं कि हम राइटिंग में आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि दिस ऑफिसर इज गोइंग, इज आईपीएस ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूट, ही इज गोइंग टू मुंबई फॉर सम ऑफिशियल वर्क, और हम बता दिए हैं कि किस लिए जा रहा है। इसको आईपीएस में किसी की बपौती थोड़े है। हमारे यहाँ पटना में आईपीएस में से देश का कोई आईपीएस अफसर आकर यहाँ रुक सकता है। ऑफिशियल काम से तो रुक ही सकता है, अनऑफिशियल काम से भी आकर रुक सकता है, चार्ज अलग अलग होंगे। तो आईपीएस में मतलब वो आईपीएस में से वो कोई भी आकर कहीं से रुक सकता है। ऑल इंडिया सर्विस जी, आप नहीं देते हैं वहाँ, वो ठीक है, हम नहीं माइंड करते हैं। विनय तिवारी अपने किसी बैचमेट दोस्त मित्र के थ्रू कोई सरकारी अकोमोडेशन पुलिस का ही है, वो कहीं अलग गोरेगांव में, वो अपना कर लेता है, आपको नहीं पता है। जब आप सीनियर एसपी को फोन लगाते हैं मुंबई पुलिस, वहां से डीसीपी, भाई आपका विनय तिवारी कहाँ ठहरा, क्योंकि आप तो जानते हैं आपने आईपीएस में दिया नहीं, कहाँ ठहरा। अब गुड फेथ में सीनियर एसपी कहता है भाई मेरा ऑफिसर तो गोरेगांव में ठहरा, आपने आईपीएस में नहीं दिया, उसने यहाँ अरेंज कर दिया, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, तो पता भी बता देता है यहाँ ठहरा। अब जैसे पता बताता है, 2 बीएमसी के अधिकारी वहां धमक पड़ते हैं। उस समय ये बाहर गया हुआ था, इन्वेस्टिगेशन में करने गया हुआ है, उसको फोन करते हैं कहाँ है आप, आ जाइए। ये कहता है मैं लेट आऊंगा, 11 बजे तक आऊंगा। तो नहीं, पूछते हैं आप लोकेशन बताइए कहाँ है, तो बताया मैं लोकेशन क्यों बताऊंगा अपना, आपको क्या काम है। तो नहीं, आइए, आपको हमको नियम कानून सिखाना है, आपको यहाँ का महाराष्ट्र का बीएमसी का आपको रूल कानून सिखाना है। कहा, बोले कि 11 बजे आऊंगा। अब वो 11 बजे 11:30 बजे पहुंचता है, आप मध्य रात्रि में आपके बीएमपी ऑफिसर जाते हैं, उसको क्वारंटीन करते, हाथ पर ठप्पा मार के आईपीएस अफसर को इस तरह कैदी की तरह। ये बहुत शॉकिंग है, बहुत दुखदाई है, बहुत पेनफुल है, और भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है। आम आदमी इसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन आईपीएस ऑफिसर इस बात को समझते हैं कि कितना डिसग्रेसफुल है और कितना ह्यूमिलिएटिंग है कि आप उसके कलाई पर ठप्पा, कैदी को जैसे मुहर लगाते हैं जेल में, वैसे मुहर लगा करके आप बोलते हैं कि आप क्वारंटीन है। आप 2 लाइन का चिट्ठी बना करके दे देते कि भाई क्वारंटीन हो गए, आप नहीं बाहर जाइएगा। वो नहीं जाता, वो डिसिप्लिन आदमी है, वो समझता है, फोर्स का आदमी है। आपको ये मध्य रात्रि में, अच्छा रात में जाने की जरूरत भी नहीं थी, आप सुबह 8 बजे को बुला देते उसको चाय पर अपने यहाँ, बुला के बोलते भाई देखो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ करने के लिए आए हो, हम ये नहीं करने देंगे, टीम को ले जाओ, वापस पैकअप करो, पटना जाओ, तो वो लेकर के आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रात में मध्य रात्रि में जाकर चोर की तरह उसको ठप्पा लगाकर कहते हैं कि आप बाहर नहीं निकलिएगा, तो ये बड़ा ह्यूमिलिएटिंग है। दूसरे दिन मैंने मोर्चा खोल दिया, मैंने कहा कि ये तो बहुत, तो मैं आपने महाराष्ट्र के डीजीपी को फोन नहीं किया, आप देखिए, पूछिए उनको, रिकॉर्ड पर है, उनको मैसेज भी दिया, जब फोन नहीं उठाया तो मैं डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर में बात करना चाहता हूं, द वे माय ऑफिसर हैज बीन क्वारंटाइन इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई वांट टू स्पीक टू यू, काइंडली इंटरफेयर एंड टॉक टू बीएमसी ऑफिशियल्स, दिस इज नॉट डन। मैं बोलता हूं, लेकिन वो सीधा न बात कर रहे हैं न फोन उठा रहे हैं। मैंने कोई और इतना ही नहीं है, सुन लीजिए सौरभ जी, मैंने जब महाराष्ट्र पुलिस ने हमसे बात करना बंद कर दिया, मैसेज उठाना बंद कर दिया, तो मैं यहाँ के अपर मुख्य सचिव गृह से बोलता हूँ, एसीएस होम से, कि आप अपने काउंटर पार्ट महाराष्ट्र से बात करिए, सरकार टू सरकार बात होनी चाहिए कि ये ऑफिसर के साथ जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। यहाँ का एसीएस होम, मेरा बैचमेट दिन भर फोन लगाता रहा, वहाँ के एसीएस होम ने नहीं उठाया, एसएमएस देता रहा, उसने एसएमएस नहीं दिया। मेरा एसीएस होम को बोला बॉस आई एम हेल्पलेस, महाराष्ट्र सरकार का कोई आदमी मेरा फोन नहीं ले रहा। मतलब कंप्लीट कम्युनिकेशन गैप बना लिया महाराष्ट्र ने बिहार से। उसके बाद मेरे पास क्या अवसर था, मेरे को तो मीडिया में आना ही था। तब मैंने बोलना शुरू किया कि ये तो आपका चरित्र बहुत संदिग्ध मालूम पड़ रहा है, आप जिस तरह आचरण कर रहे हैं वो तो बहुत डाउटफुल है, अब तो बहुत फिशी है, अब तो हमको लग रहा है कि इस केस में जरूर कोई ना कोई राज है। उसके बाद मैं मुखर हुआ, उसके पहले तो मैं बचाता रहा मुंबई पुलिस को, 4 अफसर को मेरा हुमिलिएट किया, मैंने डिफेंड किया कि नहीं 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 वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हमारे आईपीएस ऑफिसर के साथ जब बदतमीजी किया, तब तो मुझे तो मोर्चे पर आना पड़ा कि भाई अब तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। फिर आपके अफसर समेत वो लोग वापस लौटते हैं, बहुत उसके लिए स्ट्रगल, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन कर देता है कि भाई द वे द ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम बिहार हैज बीन बाकायदा अपनी टिप्पणी में खिंचाई करता है। उसके बाद भी वो उनकी खाल इतनी मोटी है कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है बीएमसी वाले।
उसके बाद यहाँ से मेरे ऑफिसर बात करते हैं, बोलते हैं नहीं अभी विचार करेंगे। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं, अभी विचार करेंगे। तब हम फिर राइटिंग में चिट्ठी लिखवाते हैं यहाँ से कि विचार नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप राइटिंग में बोलिए कि आप छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा, हम लीगल रिकोर्स लेंगे। तब जा करके छोड़ते हैं और उसको कहते हैं कि आज छोड़ दो, कल तक तुमको यहाँ रहना नहीं चाहिए क्योंकि 6 दिन हो गया था, अगर रह गए तो फिर 7 दिन क्वारंटीन करेंगे। अब कोई फ्लाइट नहीं है पटना की, तो इसको हम वहां से बोलते हैं हैदराबाद जाने के लिए। वो मुंबई से हैदराबाद जाता है, हैदराबाद से 12 बजे रात को, 11:30 बजे रात को, 12 बजे रात को यहाँ पटना पहुंचता है। ये क्या है? मतलब चोर है, एब्सकॉन्डर है, डाकू है, क्रिमिनल है, क्या है? इस तरह से व्यवहार किया जाता है किसी IPS ऑफिसर के साथ। यही तो मेरी गुस्ताखी है। तो मैं बोल देता हूँ तो लोग पॉलिटिकल बनाने लगते हैं, क्यों इतना बोल रहे हैं? हमारे अफसर को बेइज्जत कीजिएगा तो हम चुप रहेंगे? फोर्स के लीडर है हम। तो आपके अफसरों ने वहाँ पर जितनी भी जो भी जांच की, क्या आपको लगा कि ये फाउल प्ले है मामला? क्योंकि जो टीवी की डिबेट्स हैं वो तो बहुत एंगल चेंज कर रही हैं। कभी नेपोटिज्म की बात होती है, कभी परिवार की बात होती है, फिर रिया की बात होती है, अब ड्रग्स की बात हो रही है। बड़ा एंगल। देखिए, मैं किसी बात पर नहीं करता। हम लोगों को अनुसंधान करना कितना मौका मिला? 4 दिन, ओनली 4 days, विदाउट एनी हेल्प एंड एक्टिव कोऑपरेशन फ्रॉम मुंबई पुलिस, ओनली 4 days। माय ऑफिसर वर देयर, 4 ऑफिसर वर देयर, विनय कुमार दवे, they went over there, same day he was quarantined, so he had no time, he didn't do anything, and the officers who were already there in Mumbai, they could investigate the case only for 3-4 days, without that too, without any help and cooperation from Mumbai police। तो अब 4 दिन में क्या कोई कितना साक्ष्य जुटा सकता है? पर आपने जैसे कहा कि आप मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे जब आपने भेजा, वो देश नहीं संतुष्ट है, मैं भी नहीं संतुष्ट हूं। और जिस तरह से मुंबई पुलिस बिहेव करने लगी, उससे मेरे मन में बहुत गहरी शंका बैठ गई कि ये सिंपल नेचुरल डेथ का केस नहीं है, सुसाइड का केस नहीं है। सुसाइड, उसके पिता ने भी कोई हत्या का मुकदमा नहीं किया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा जी। जो केस भी हुआ वो कहाँ का है? वो अबेटमेंट टू सुसाइड के किया है कि भाई हमारे बेटे ने सुसाइड ही किया, लेकिन इसके पीछे ये लोग जिम्मेदार हैं। उस पर जांच होनी चाहिए कि भाई ये जिम्मेदार हैं, नहीं हैं तो कैसे हैं, उस पर अनुसंधान होना चाहिए। हम तो उसी पर अनुसंधान कर रहे थे। तो हत्या का केस तो उन्होंने भी नहीं किया है। लेकिन मुंबई पुलिस का जिस तरह से अनप्रोफेशनल, अनइथिकल बिहेवियर हुआ, वो बहुत सारे डाउट क्रिएट कर दिया, केवल मेरे मन में नहीं, ये पूरे देश के मन में। वो अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव करने के कारण मुंबई पुलिस की इतनी बदनामी हो गई। अगर तरीके से अगर चलते तो इतनी बदनामी नहीं होती। उन दिनों का आपका एक बयान और वायरल हुआ, हमने अपने ललित टॉप शो में भी लिया, फिर आपने माफ़ी भी मांगी, वो भी शो में दिखाया। आपने कह दिया था कि उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो नीतीश कुमार से सवाल। आप रिया चक्रवर्ती के बारे में बात, रिया चक्रवर्ती जी ने क्या कहा नीतीश कुमार के बारे में, वो भी मेरी बात है। मैं टीवी नहीं देखता। एक बात, आप मेरे घर में गए होंगे, कहीं देखे होंगे, कहीं टीवी नहीं आपको दिखेगा। मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ, आपको जानकर। मैंने 20 साल से टीवी पर छाए हुए थे, टीवी नहीं, मैं नहीं देखता। मैं ठीक करते हैं, हम भी नहीं देखते। मैं 20 साल से टीवी नहीं था। मैंने पिछले 25 साल से कोई मूवी नहीं देखी है। मैं किसी हीरो हीरोइन को नहीं पहचानता। मैं नए नाम सुने हैं, जैसे सलमान खान, वो कौन खां, कुछ 2-4-5 मशहूर लोग हैं, उनको कहीं फोटो वोटो में देख करके मैं पहचान लेता हूँ। कभी मैंने 25-30 साल से कोई टीवी नहीं, फिल्म नहीं देखी है। मैं टीवी नहीं देखता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कब कौन न्यूज चला, कौन आया, क्या आया। मैं टीवी पर बैठकर लाइव दे देता हूँ, लेकिन खुद टीवी नहीं देखता। तो ये मेरी स्थिति। रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा था वो नहीं मैंने, लेकिन कुछ उन्होंने उटपटांग बयान दिया था। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ये सब हो रहा है। जो भी है, आप ये बताइए, मैंने आप एकदम इम्पार्शियल तरीके से सोचिएगा। मैंने सोचा कि मैंने क्या कह दिया। मैंने तो अचानक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में बोला था कि रिया चक्रवर्ती की ये औकात नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करे। अब देखिए, अब मैंने उसी समय कह दिया भाई इससे कोई हर्ट हुआ तो मैं माफी मांगता हूँ, तुरंत, इंस्टेंटली, दूसरी। तो ये बात ही खत्म होगी। अब इस पर तो बहस करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक मैं बात कर रहा हूं कि अगर लिटरल मीनिंग देखिए तो औकात का मतलब होता है स्टेचर। इसके अलावा औकात कोई गाली नहीं है। कोई भी देश का कोई भी बुद्धिमान जो उर्दू का हो, हिंदी का हो, हमको बता दे कि औकात का मतलब बिल्कुल गाली नहीं है। लेकिन हमारे ये निगेटिव सेंस में इसका यूज होता है। कह रहे हैं आप, और हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी पर भी संविधान के दायरे में टिप्पणी करने का अधिकारी है जी। तो हमने ये कहा कि उनकी ये स्टेचर नहीं है, तो इसीलिए मैंने तुरंत कहा कि भाई अगर उनको इससे किसी को, रिया जी को तकलीफ पहुंची है, मेरा इंटेंशन है तो मैं माफी। तो ये बात तो उसी समय खत्म हो गई। ठीक बात है। सोशल मीडिया पर हल्ला रहा, और मैं सोशल मीडिया पर अब इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि कई लोगों की नज़र में डीजीपी बिहार सोशल मीडिया के दुलारे हैं। वो फेसबुक लाइव पर आते हैं तो एकदम हज़ारों की संख्या में लोग आ जाते हैं सुनने के लिए, और कई लोग कहते हैं कि वो
सोशल मीडिया पर अति सक्रिय हैं अपनी छवि और पुष्ट करने के लिए, और उसका एक्टिव पुलिसिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये पीआर मैनेजमेंट है, इस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो दोनों तरह के रुख आते हैं। नहीं, ठीक है, एकदम सही है, आना भी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, हम अब आपसे एक सवाल करते हैं, आप लोगों से सवाल किया, ये क्या कारण है कि कोई भी सरकार रही हो और बिहार के किसी कोने में, किसी जिले में, कहीं भी कब जब सांप्रदायिक तनाव होता है और फसाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो गुप्तेश्वर पांडे को ही क्यों भेजा जाता है? अकेला हेलीकॉप्टर से क्यों उतार दिया जाता है? क्या मुझे मेरे साथ एडिशनल फोर्स दी जाती है? क्या आप जा रहे हैं तो 5 कंपनी फोर्स लेकर के जाइए, ये एसटीएफ लेकर के जाइए, कमांडो लेकर के जाइए, अकेला मुझे उतारा जाता है। और आपको मालूम है, मुझे कुर्ते पैजामा में भी उतारा गया है। मुझे मुख्यमंत्री जब मांझी जी थे और छपरा जैसा शहर जब जलने लगा और वहां पर पूरी 1 बटालियन आईटीबीपी की फोर्स उतारने के बाद भी छपरा शहर कंट्रोल नहीं हुआ। 5 साल पहले की बात बताता हूं, और मैं सोया हुआ था, 6 बजे मुख्यमंत्री जी ने फोन किया कि छपरा अब आप नहीं जाइएगा तो नहीं बचेगा। तो वहां तो कलेक्टर भी, एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, सब कैंप कर रहे हैं। और पूरी बटालियन मतलब 10 कंपनी, मतलब 1000 आईटीबीपी की फोर्स, जिला का 2000 अलग छोड़ दीजिए। एक छोटे शहर को, छपरा छोटा शहर है, तो छोटे छपरा शहर को कंट्रोल करने के लिए 1 कंपनी पारामिलिट्री फोर्स, 2000 जिले की फोर्स, एसपी वही है, कलेक्टर वही है, कमिश्नर वही है, आईजी वही है, सब कैंप कर रहे हैं। और 6 बजे सुबह में हमें वर्दी पहनने का समय दीजिए, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आप जैसे हैं वैसे जाइए। और 6 बजे मैं आंख मलते हुए दौड़ करके हेलीकॉप्टर में बैठता हूं और मैं अकेला जाता हूं। शहर में चारों तरफ आगजनी हो रही है। 5 साल पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं। अकेला मैं जाता हूं, अगजनी हो रही है शहर में, ट्रैक्टर कहीं जल रहा है, कहीं गाड़ी फूकी जा रही है, और मैं अकेला जाता हूं। 6 घंटे में शहर के लोगों को मनवा करके और पुलिस प्रशासन जिंदाबाद करवा करके मैं लौट करके उसी हेलीकॉप्टर शाम को आ जाता हूं। क्यों भेजती है? अगर सुगौली में दंगा होता है किसी से, मोतिहारी में, मुझे क्यों भेजा? जब दरभंगा में प्रॉब्लम होता है तो सब हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर, आईजी हैं, क्यों भेजा जाता है? औरंगाबाद जल रहा था अभी 2 साल पहले, वहां आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर सब कैंप कर रहे हैं, फोर्स कैंप कर रही है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, यही मैं मुजफ्फरपुर में था, बीएमपी का डीजी था, बोले कि आप नहीं जाइएगा तो औरंगाबाद संभलेगा नहीं, अब जाइए। और मैं वहां से 150 की स्पीड में जाकर 4 घंटे में मुजफ्फरपुर से औरंगाबाद पहुंचता हूं, और रात भर जग करके सुबह तक मैं कंट्रोल कर लेता हूं। और कुछ नहीं, मैं अब ये क्यों, मैं मेरा जादू नहीं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। ये कम्युनिटी पुलिसिंग का ये कमाल है कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 100-200 मुसलमान, 100-200 हिंदू, जो हमारे पास जिनके नाम नहीं है, नंबर नहीं है, जिनको जाता नहीं हूं, मैं जाने के पहले जैसे मुझे सूचना मिलती है यहां से पुलिसिंग शुरू कर देता हूं। भाई ये सरकार की इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी इज्जत रख लो, यहां दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। और मेरे जाने के पहले 100-200 500 आदमी अपना काम करना अपने अपने कम्युनिटी में शुरू कर देते हैं। मुसलमानों के कम्युनिटी में काम करना शुरू करते हैं, हिंदुओं के कम्युनिटी में काम करना शुरू कर देते हैं, और बाय द टाइम आई रीच ओवर देयर एवरीथिंग सीम्स टू बी नॉर्मल। तो एक बार, ये 100 बार नहीं 500 बार टेस्ट हो चुका है। उस समय क्या लगता है ये ताकत है, उस समय कोई नहीं कहता ये कैसे हो जाता है? इस बिहार में कैसे कैसे दंगे हुए, नालंदा का दंगा सुना होगा, भागलपुर का दंगा सुना होगा, तो कैसे कैसे दंगे हुए, सासाराम का दंगा सुना होगा। मैंने तो देखा है, मैंने नालंदा का भी देखा है, सासाराम का भी देखा है। 40-40, 50-50 लोग कमा, महीनों दिन तक, 3-3 महीने तक सरकार की कितने संसाधनों की। तो आपको लगता है कि आपका जो कम्युनिटी पुलिसिंग का तरीका है या सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट है, वो हेल्प करता है इसमें? वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, क्राइम को कंट्रोल करने में कम्युनिटी पुलिसिंग की भूमिका को कैसे आप नकार कर सकते हैं? कैसे आप इसको निगेट कर सकते हैं? कोई भी, आप किसी विचारधारा के हो, हमारे तारीफ करने वाले प्रशंसक हो, हमारे आलोचक हो, आप वामपंथी हो, आप दक्षिणपंथी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका अफिलिएशन हो, वो आप कैसे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग का सकारात्मक प्रभाव विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर पड़ता ही है। कम्युनिटी पुलिसिंग के ही कंटेक्स्ट में कई दफा जो शराबबंदी को लेकर आपने अलग अलग जिलों में जाकर सम्मेलन किए, उनकी चर्चा होती है, और कई आलोचक कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गुड बुक में आने के लिए आप ये कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पब्लिक मंच से बोला था, ये कोई सीक्रेट बात तो है नहीं। सौरभ जी, ये जो लोग कहते हैं, या तो उनको पूरी पृष्ठभूमि इसकी नहीं मालूम है, ये कोई गुड बुक में आने के लिए हम कर रहे थे, कोई प्लानिंग की तरह कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें मिस्ट्री।
जी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस के अवसर पर हमारे डीजीपी बनने के 1.5 साल पहले की बात है, एक सार्वजनिक समारोह में जिसमें सैकड़ों पटना के पत्रकार, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थे, सारे आईएएस थे, सारे आईपीएस थे, तो मुख्यमंत्री जी ने वहां से मंच से ये बोला कि शराबबंदी, शराब पीने से चूंकि आदमी का सामाजिक आध्यात्मिक पतन होता है और शराबबंदी हमारा मतलब एजेंडा है, मुख्य एजेंडा है, हम चाहते हैं कि जनता के समर्थन के बिना चूंकि ये अभियान सफल नहीं हो सकता है, मैं चाहता हूं कि जनता तक ये बात पहुंचाई जाए। और हमको संबोधित करते हुए सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा मीडिया के सामने, सैकड़ों मीडिया के लोग थे, कि गुप्तेश्वर पांडे जी यहां बैठे हैं, डीजीपी एमपी हैं, इनकी बात लोग सुनते हैं। मैं कोट कर रहा हूं, जनता इनकी बात चूंकि सुनती है तो ये इनको जनता के बीच जाकर के, ये सरकारी काम है, सामाजिक काम भी है, लोगों को शराबबंदी कानून का फायदा बताना चाहिए और लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए, तब ये कानून सख्ती से लागू हो सकेगा। तो सार्वजनिक मंच से मीडिया के सामने हमको आदेश देते हैं कि आप जाइए और मैं वो काम शुरू करता हूं, तो इसमें मैं खुश करने के लिए उनको क्या, लोग आपकी बात सुनते तो हैं और कई दफ़ा वो बात वायरल ऑडियो या वीडियो की शक्ल में होती है। जैसे एक ऑडियो जो मुझे बहुत पसंद आया, मेरे लिए इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, जिसमें आप लॉकडाउन के दौरान किसी नाके पर कोई महिला सिपाही तैनात है तो उनसे बाबू करके बात कर रहे हैं कि तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह के ऑडियो वायरल होते हैं जिससे एक बड़ी अच्छी छवि बनती है पुलिस की। फिर कई वैसे ऑडियो भी वायरल होते हैं जिसकी लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं कि कोई पत्रकार इन्फॉर्म कर रहा है कि माइनिंग हो रही है, तो आप डांट रहे हैं कि भाई ये कोई तरीका है फोन करने का, या आप सीधे दोनों का जवाब देता हूं जी। पहला तो ये है कि मैं आप जाकर के सिपाही, पहली बार सिपाहियों को लगा कि डीजीपी को, ये पुलिस मैनुअल में अंग्रेजों की बनाई हुई इस व्यवस्था में डीजी और सिपाही के बीच में इतनी बड़ी दूरी है, इतना लंबा गैप है कि सिपाही तो एसपी से ही नहीं मिल पाता, उसकी पहुंच वहां परिचारी प्रवर यानी सर्जेंट मेजर तक होती है। सिपाही को तो एसपी से मिलने में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर का तो सोच भी नहीं सकता। डीजीपी माने पुलिस के लिए, सिपाही के लिए लगता है कि भगवान है। मैंने ये लॉकडाउन का टाइम बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, हमारे सिपाही हर जगह मोर्चे पर थे, खड़े थे, हर जगह लड़ रहे थे कोरोना से, और हमारे लोगों में भी संक्रमण फैल रहा था। हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन का माहौल तो आम जनता में जब हो ही जाता है ऐसे माहौल में, तो हमारे फोर्स में भी था। उनके मनोबल को बनाए रखना बड़ा जरूरी था। तो मैं हर जगह गया, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिन जिलों को रेड जोन घोषित किया गया था, मैं कोरोना में बैठा ही नहीं, आप पता करिएगा, मैं पूरा कोरोना दौड़ता रहा जब सब लोग अपने घरों में रहे। तो मैं हर रेड जोन में गया, कंटेनमेंट एरिया जहां कोविड पॉजिटिव रहते हैं वहां गया, और जहां हमारे सिपाही रात को 12 बजे खड़ा रहते थे कंटेनमेंट एरिया में, और क्वारंटीन सेंटर और कोविड-19 के पेशेंट जहां रखे जाते हैं आइसोलेशन सेंटर, मैं सब जगह जहां मेरे सिपाही और थानेदार ड्यूटी करते हैं सब जगह जा करके रात में दिन में खड़ा होता था। जहां नहीं जा पाता था वहां फोन से बात करता था, कहीं सिपाही से, कहीं हवलदार से, कहीं चौकीदार से, कहीं थानेदार से, तो उससे कनेक्टिविटी बनती है, फोर्स का लीडरशिप बनता है। तो इसलिए आप देखिएगा कि पुलिस एसोसिएशन के लोगों ने एक बार खड़ा होकर के बोला कि हमारा जो डीजीपी है, ऐसा डीजीपी दुनिया में होना चाहिए। मेरी तारीफ में बहुत बातें बोली जो मैं बोल करके आपको बोर नहीं करना चाहता। तो ये हमारे जो लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं, उनको इमोशन से ही आप मान सकते हैं। ट्रू। वो फिलॉसफी और दर्शन नहीं जानते, और फिलॉसफी दर्शन नहीं सुनेंगे, वो केवल इमोशन से बंधेंगे। मतलब उनको ये लगेगा कि हमारा नेता, हमारा गार्जियन, हमारा अभिभावक, हमारा डीजीपी हमको प्यार करता है और हमारे सम्मान के रक्षा के लिए खड़ा है, तो आपके लिए जान दे देंगे। सिपाही इतने भावुक होते हैं। तो मैं तो एक चौकीदार के लिए लड़ा, एक गजटेड ऑफिसर को सस्पेंड करवाया सरकार से, चौकीदार से सार्वजनिक रूप से उठा बैठी उन्होंने करा दी। हाँ, काफी चर्चित प्रकरण था और बहुत अनफॉर्चुनेट भी था। तो वो एक नेतृत्व देने का तरीका है, वो मैं करता रहा। दूसरे पत्रकार की जो बात कर रहे हैं तो पता लगे कि कितने दिन की पत्रकारिता में उनका इतिहास, हमको नहीं पता, बहुत स्वयंभू पत्रकार कुछ नहीं, वो जो 4 दिन पहले के पत्रकारिता में आए उनका काम। अब ऐसे लोग होते हैं, अब हम क्या बताएं, अब मीडिया के लिए अब ये बोलना बहुत फिर विवाद में पड़ जाएगा। आप जाके पता करिए कि स्टिंगर लोग क्या करते हैं। बालू, पहले तो बालू जो निकल रहा है उसका पुलिस विभाग से सीधा कोई संबंध, माइंस विभाग का विभाग। हम लोग का आदेश है कि जब भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस बल का सहयोग करना है, हमें उसमें कुछ करना नहीं। लेकिन आप
3 बजे रात में, 3 बजे रात का मतलब आप समझिए, मुंबई दिल्ली में तो 3 बजे रात में भी लोग जगते हैं और काम करते हैं, ये बिहार में 3 बजे रात में सीधे डीजीपी को, वो पत्रकार जो 4 दिन पहले जिसने माइक थामा, 4 दिन पहले, उसके पहले पत्रकार न कभी था, वो था, वो रात में 3 बजे वो थाना थाना घूम रहा है और ट्रक चेक कर रहा है बालू का, तो उसके पीछे उसकी क्या मंशा होगी? वो तो ट्रैप करने के लिए प्लान योजना के तहत ऑडियो रिकॉर्ड किया गया, इसीलिए ऑडियो रिकॉर्ड किया गया पहले से, व्हाट्सएप पर वो बात है, वो रिकॉर्ड हो गई, तो आप समझिए कितनी तैयारी रही होगी। मैंने गुस्सा में उसको बोला, डांटा, कुछ अपशब्द का भी प्रयोग किया, और सही है, लेकिन वो क्या करने गए थे वो जरा पता लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो ऑडियो की बात हुई। एक डीजीपी साहब का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो तैर रहे थे गोपालगंज में, और कई लोगों ने कहा जो आपकी पुलिसिंग के समर्थक हैं कि देखिए ऐसे नज़ीर पेश की जाती है। कई लोगों ने कहा कि डीजीपी थिएट्रिक्स करते हैं, उनको वर्दी उतार के पानी में उतरने की जरूरत नहीं थी, ये काम तो एक सिपाही भी कर सकता था अगर डेप्थ नापनी थी। उसका इम्पैक्ट नहीं होता। आप नहीं जानते, जो बोलते हैं वो नहीं जानते, बड़े थ्योरेटिकल, बड़े सतही लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। देखिए ये हालात ऐसे थे। लेट मी टेल यू सर, पूरे ऑल इंडिया पुलिस सर्विस में इस एक वीडियो की बहुत चर्चा हुई, बहुत डिस्कशन हुआ। जी मैं बता रहा हूँ ऑल इंडिया, देखिए बाकी लोग अफसर हैं, हाकिम हैं, मैं हाकिम तो हूँ नहीं। मेरे को आकर के आप मेरे साथ, तो इसलिए मैंने कहा था एलन जी, ये सौरभ जी, कभी अब पटना आइएगा तो मेरे यहाँ भी एक दिन ठहरिएगा, देखिएगा मेरे जीवन, मैं कैसे अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, कैसे मैं अपनी गैया के साथ रहता हूँ, कैसे मैं अपने सर्वेंट के साथ, जो कुक खाना बनाते उसके साथ मेरा कैसा व्यवहार है, वो देखिएगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं तो सहज हूँ और सहज ढंग से रहता हूँ। अब एक आदमी, एक पोर्टल न्यूज पर न्यूज चला दिया जाता है कि इस गाँव में एक हिंदू लड़के की मस्जिद में काट करके गर्दन बलि दे दी गई। फेक न्यूज। अब ये टोटली 100% 200% फेक, कंप्लीटली बेसलेस, कॉन्कॉक्टेड न्यूज, जिसका कोई सिर पे पैर नहीं। आप चला दिए, आप तो इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं जानते हैं। नतीजा ये होता है उस गांव में 15 घर मुसलमान हैं और 400 साढ़े 400 घर हिंदू हैं। अब वहां आपने न्यूज चला दिया। अगर आपके नहीं तो विवेकी लोग हैं वहां, मैंने तुरंत जैसे मुझे पता चला मैंने अपने लोगों को एक्टिवेट कर दिया कि अरे भाई देखो, नहीं तो 15 घर मुसलमान पर तो दूसरे दिन अटैक हो जाता और पीस पीस काट देते, सांप्रदायिक तनाव भड़क जाता। तनाव क्या, फसाद केवल वहां नहीं होता सौरभ जी, पूरे बिहार में, और बिहार तक ही नहीं रहता, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, ये यूपी तक इसकी आग फैलती और इधर झारखंड तक आग फैलती, और 3 राज्य तो उस हिंसा के चपेट में आते, और 2 दिन 3 दिन के अंदर हजारों लाशें गिर जाती। इतना सीरियस मामला था। मैंने एसपी को भेजा, खंडन करो, एसपी जाकर खंडन करता है, मीडिया में बोलता है भाई ऐसी कुछ बात नहीं हुई, कोई मानने को तैयार नहीं। डीआईजी को बोला तुम जाओ संभालो इसको, डीआईजी भी प्रेस मीडिया को ब्रीफ करता है, कोई जनता पर असर नहीं होता है। मैं देखता हूं कि अब तो फसाद हो ही जाएगा, चारों तरफ इतना र्यूमर, इतना फसाद, और चारों तरफ से हमको मैसेज आने लगते हैं कि हिंदू लड़के की बलि दे गई, आप क्या कर रहे हैं, कैसे डीजीपी हैं, क्यों बैठे हुए हैं। तब मैं भयभीत हो जाता हूं। मैं कम्युनल ये सिचुएशन हैंडल करने का मुझे बहुत अनुभव है, मुझे इसको विशेषज्ञ लोग मानते हैं, मैं हूं नहीं, लेकिन संजोग से जहां भी गया हूं, हजारों बार, सैकड़ों बार ऐसे तनाव के हालात में, वहां मैं सफलतापूर्वक शांति बनाए रखने में सफल हुआ है। इसलिए मुझे विशेषज्ञ भी मान लिया गया है, मुझे ट्रबल शूटर भी मान लिया गया है। मैंने तुरंत सिचुएशन को भांपा, तुरंत भाग करके वहां पहुंचा, और मैं जाकर के उसके पिताजी का इंटरव्यू लेता हूं, उसके माँ का इंटरव्यू लेता हूं, उसके नाना जी का इंटरव्यू लेता हूं। लगता है कंप्लीटली ट्यूटर्ड लोग हैं। अब वो इस तरह से बयान को बदल रहे हैं। किया था उनको ट्वीट किया जो लोग दंगा फसाद फैलाना चाहते थे, सांप्रदायिक ताकतें जो उनको चाहती थी कि यहाँ कुछ तनाव हो जाए, वैसे लोग ट्वीट किएंगे। और कौन जो शांति चाहेगा वो उनको इस तरह से ट्विटर करेगा। तो मैं उनको इंटरव्यू लेता हूं, मैं कहता हूं बताओ, तो वो घुमा फिरा के जवाब देते हैं। मैं ले जाता हूं घटनास्थल पर जहां से लड़के की लाश निकली है। लाश अकेले में नहीं निकली, लाश गांव के 500 आदमी के सामने निकली। वहां थानेदार था, वहां एसपी था, पूरे पुलिस फोर्स के लोग थे, स्थानीय पत्रकार थे, गांव के 500 लोग आए थे साथ साथ, सबके सामने लाश निकली। लेकिन फिर भी उसके पिताजी बोलते हैं यार लाश यहाँ नहीं निकली, वहां निकली। मैं यहाँ डूबने भर पानी नहीं, मेरे बेटा कैसे डूब जाएगा। और कहाँ निकली, तो वहां निकली। वहां नहीं, वहां नहीं, वहां तो वहां डूबने भर पानी नहीं है, वहां कैसे डूब जाएगा, वहां डूबने भर पानी। इतने तमाशे होते हैं। मैं उस समय मैं सोचता हूँ ये मैं इमोशनल आदमी हूँ। मैं मुझे क्या पता था कि वहां कोई फोटो लेने वाला नहीं था, ना कोई प्रेस का आदमी था, ना कोई पत्रकार था, ना कोई वहां शूटिंग करने वाला था, कोई नहीं था। ये वीडियो जो देखते हैं एक सिपाही का लिया हुआ, जो किसी तरह से 4-5 दिन तक, कहीं वीडियो नहीं है, 4-5 दिन के बाद कहीं एक आदमी को हाथ में लग गया और ये वायरल हो गया। ये कोई कैमरा से प्रोफेशनल तरीके से नहीं लिया गया, कोई था ही नहीं वहां पत्रकार।
कोई भी नहीं था। तब मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं वर्दी खोलता हूं, गमछी पहनता हूं, 42 मिनट तक नदी में वो लड़के के पिताजी ने, वादी ने हमको दौड़ाया 42 मिनट तक। वहां देखिए, मैं वहां भी नाप के बताता हूं, यहां भी हाथी के डूबने भर पानी है, यहां भी हाथी पर डूबने पर 42 मिनट के बाद तब वो संतुष्ट होता है कि हाँ सब जगह डूबने भर पानी है। और मैं बताता हूं तब ऑडियंस को कि देखिए इस गांव में मस्जिद ही नहीं, तो मस्जिद में बलि देने की बात कहां से आ गई? मस्जिद ही गांव में नहीं है और मस्जिद में बलि, गांव में पादरी और जो बोलते हैं कि मौलाना इमाम वो पानी छिड़ता, गांव में कोई पादरी मौलाना ही इमाम है ही नहीं। तो ये सब बातें पूरी तरह से बेसलिस है। तो मैं थोड़ी परवाह, मैं दिल से करता हूं कोई काम। मैंने बहुत बड़े फसाद को टाल दिया, बिहार को बर्बाद होने से बचा दिया, हिंदू मुसलमानों को कटने मरने से बचा दिया, बस मेरा मकसद इतना ही है। आपका ये मकसद रहता है आपके हिसाब से। पिछले दिनों बकरीद पर भी आपकी एक अपील वायरल हुई और कई लोग उस पर टिप्पणी लिख रहे थे, मौलाना गुप्तेश्वर पांडे। हाँ, फैनेटिक लोग लिखते हैं जो एकदम धर्म को जानते नहीं, धर्म को समझते नहीं है। मैं तो एक तो ब्राह्मण, क्या था ये मामला, थोड़ा सा हमारे दर्शकों कुछ नहीं, बहुत सिंपल मामला है, कुछ नहीं मामला है, बकरीद का मामला है। जब भी देखिएगा, जो भी त्योहार आता है, होली आए तब, दिवाली आए तब, दशहरा आए तब, ईद आए तब, मुहर्रम आए तब, बकरीद आए तब, मैं लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए शहर में अपील करता हूँ। बिहार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के लोग मेरे पास आ जाते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मेरे ले जाते हैं और कहते हैं अपने साइट पर डालते हैं, आप देखिएगा जी। उनका मानना है कि मेरी अपील जब जाती है तो जनता पर इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बहुत जगह पर जहां तनाव होते हैं उसको हैंडल करने में जिला प्रशासन को सुविधा होती है। तो वो मेरा रिकॉर्ड करके ले जाते हैं। मैं सोशल मीडिया से बोलता हूँ, हमेशा जब भी कोई तनाव का माहौल होगा या फेस्टिवल का माहौल होगा जिसमें तनाव होने की संभावना है, उसमें मेरी अपील जाती है। मैं रूटीन बकरीद पर क्या अपील? बकरीद पर मैंने किया, एक कलमा पढ़ा और लोगों को ये समझाया उसमें बड़े सलीके से कि एक खास जानवर विशेष की कुर्बानी देने का प्रावधान कुरान में और हदीस में कहीं भी नहीं है। गोकशी का मैंने बहुत तरीके से बताया, कलमा पढ़ करके बताया। अब जो मूल बात को समझने वाले समझ गए, मतलब अकलियत के सारे लोग समझ गए, और मुझे इस बात का बहुत ही गौरव है और इस बात का नाज है कि बिहार के मुसलमानों में, मतलब पहली बार हुआ होगा शायद, एक भी बकरीद में कहीं गाय की हत्या नहीं हुई, गाय बछड़े की हत्या नहीं हुई बिहार में। पहले होती थी लगातार, पहले सुना है होती थी। अब ये सब मैं नहीं कह सकता, बोलने की बात नहीं है, लेकिन ये हुआ कि अब की बार तो एक भी शिकायत, चोरी छुपे कहीं कहीं कुछ हो ही जाता है, लेकिन पहली बार हुआ कि कोई नहीं कह सकता है कि कहीं भी बिहार में कहीं भी कोई गाय या बछड़े की हत्या हुई हो या उसकी बलि दी गई हो। तो अकलियत के लोग इतने समझदार हैं, मेरी बात का इतना कदर करते हैं, इतना हमसे इमोशनली जुड़े हुए। ये बात दूसरे किसी को बुरा लग जाए तो उसमें मेरा क्या दोष है? आप इसके लिए मौलाना कहिएगा, संस्कृत का श्लोक, कोई वेद का मंत्र कोई मौलवी पढ़ ले तो हिंदू हो जाएगा, हम कलमा पढ़ लिए तो हम मुसलमान हो गए। इसकी मुझे परवाह नहीं है, मैं इस सब बातों का परवाह नहीं था करता। मैं सांप्रदायिक नहीं हूं, मैं सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करता हूं और ये इस बारे में मुझे कोई गलतफहमी नहीं। अच्छा, एक बात और है जो बिहार के लोग खूब करते हैं, और अब हमारा इंटरव्यू बिल्कुल अपने उत्तरार्ध पर आ गया है। वो ये पूछते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे ने प्रशासनिक अधिकारी की पारी तो लगभग खेल ली, इस प्रशासनिक अधिकारी की पारी के बाद राजनीतिक पारी की शुरुआत कब होगी? $1 मिलियन क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं। अब आपने अचानक हमको सरप्राइज दे दिया कि आपने माइक पर पूछ लिया, लेकिन पर्दे के पीछे तो ऐसे तो आपसी बातचीत में जितने मित्र हैं, चाहे वो मीडिया में हो या बाहर भी, हर क्षेत्रों में वो सब पूछते हैं कि भाई आपकी क्या इच्छा है, क्या तो कोई तो वजह होगी जब इतना शोर बरप रहा है, इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रोफाइल के चलते बरप रहा है। मैंने उन्हें 2009 में मैंने एक बार इस्तीफा दिया था, उसको भी लेकर के लोग चाहते, मैंने इस्तीफा दिया था, लेकिन ये आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? माइक पर बोल रहा हूं, मैं हो सकता है कि लड़ना चाहता हूं, लेकिन थैंक यू, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने सब जगह बोला है भाई कि मैंने इस्तीफा दिया था, तो मेरे को आप जोड़ करके आप देखते हैं, मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी क्या, मैंने कोई पॉलिटिकल मीटिंग की थी क्या, मैंने कहीं पॉलिटिकल कोई किसी नेता के साथ डायस शेयर किया था क्या, मैंने कहीं किसी से कोई टिकट मांगा था क्या? आपने टिकट नहीं मांगा था, लेकिन बीजेपी के सत्तारूढ़ सांसद लालमुनि चौबे जरूर शंकित हो गए थे आपके इस्तीफे से। नहीं, हमारे इस्तीफे से तो आज भी मैं इस्तीफा देने की बात करूं तो 1 दर्जन लोगों के पसीने आ जाएंगे, लेकिन क्यों आते हैं उसका कारण क्या? पब्लिक कनेक्टिविटी है। आज भी बहुत लोगों को हर जगह कोई कहता है कि यहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे, कोई कहता है यहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे, कोई कहता है यहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे। 1-2 जगह की बात थोड़े है। चलिए, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आपकी कनेक्टिविटी है, इसलिए ये सवाल पूछे जाते हैं।
पर जवाब तो दे दीजिए। जवाब ये है कि अगर ये बताइए हमको, जवाब ये बात सुनते सुनते मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ, तो एक इसको रिजॉल्व कर नहीं, दीजिए। मैं ये हमेशा कह के रहा लिए। हूँ कि अगर कोई अपनी सरकारी सेवा के बाद अगर कोई आदमी राजनीति में आना चाहता है या चुनाव में भी आना चाहता है, बताइए इसमें गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा क्या है, है, अनइथिकल क्या अच्छा है, है इलीगल कि क्या लंबे है। प्रशासनिक अनुभव के बाद कोई आए तो आएंगे क्या? सवाल तो फिर वही आ गया। मैं तो ये कह रहा हूँ इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल नहीं है, कुछ गैर बिल्कुल नहीं है, असंवैधानिक है, बिल्कुल गैर नहीं है, कानूनी है, बिल्कुल नहीं। अनैतिक है। इस देश में लंबी परंपरा रही है, हाँ, वो नहीं रही है तब भी क्या यशवंत दिक्कत सिन्हा से है? लेके आर.के. सिंह से लेके पुलिस ना के भी रही हो अधिकारी। तो एक नई परंपरा भी बिल्कुल। शुरुआत करनी हो तो उसमें क्या हर्ज है? तो कब होगी इस मैं परंपरा की शुरुआत? मुझे नहीं मालूम, मैं जनता का आदमी हूँ, जनता से जुड़ा हुआ मतलब हूँ। इसको सर ओपन लोगों एंडेड के जवाब कहते हैं बीचों- हम लोग। ओपन जवाब ही है कि मैं जब जनता चाहेगी, मेरे लोग जब चाहेंगे, मुझे बहुत प्यार करते हैं, जब लोग चाहेंगे कि आपके राजनीति में आने की जरूरत है तो मैं राजनीति पर भी आ जाऊंगा। उसमें क्या बात है? इतना क्या छुपा छुपी का बात है? अच्छा, ये तो प्रशासक आईपीएस डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की बात होगी। अभी मैं जब आपके दफ्तर से आ रहा था तो वो एक कमरे में तबला हारमोनियम वगैरह रखा हुआ था। तो फिल्में तो आप नहीं देखते हैं, संगीत का शौक है क्या? देखो 2001 में जब गुजरात में थोड़ा सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ था तो वो मेरा, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर देख सकते हैं, मेरे गीत हैं सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मैंने गीत गाए थे। वो गीत सारे 8 गीत मैंने खुद लिखे, मैंने खुद गाए, मैंने खुद उसमें म्यूजिक भी दिया है। वो टी सीरीज से गायक भी हैं आप? मैंने खुद गाया, मेरी बेटियों ने कोरस किया है। वो टी सीरीज से रिलीज हुआ था। वो सांप्रदायिक सद्भाव और देशभक्ति के गाने हैं और मैंने लिखा भी खुद है, कंपोज भी खुद किया है, गाया भी खुद है। आप एक अगर मेरे दर्शकों के लिए एक मुखड़ा सुना दें। मैं तेरी भारत माता हूँ, कुछ तो मेरा ध्यान धरो, जाति धर्म के नाम पे लड़ के मत मेरा अपमान करो, मैं तेरी भारत माता हूँ। क्या बात, इस तरह के गीत मैंने लिखे। बहुत सुंदर भाव है ये तो सिर्फ देशभक्ति के गाने लिखते सुनते हैं या और भी गाने? जैसे मैंने आप भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं, भोजपुरी के गाने बड़े पॉपुलर होते हैं। हाँ, हिंदी के गाने भी बड़े पॉपुलर होते हैं। भोजपुरी को तो अश्लीलता के कारण बहुत बदनाम कर दिया गया है। उसके खिलाफ भी मैंने एक मुहिम चला कर रखी है कि भोजपुरी को अश्लीलता से मुक्त किया जाए। तो भोजपुरी में भी बहुत मेरी रुचि रही है। वो एक दूसरा ही पक्ष है, दूसरा पक्ष है। आखिरी सवाल गुप्तेश्वर पांडे जी, आपने धैर्यपूर्वक हमारे सब सवालों के जवाब दिए। बिहार को लेकर बिहार के लोगों की, नौजवानों की और बिहार के बाहर के लोगों की भी एक चिंता रहती है। उसके बहुत सारे ऐतिहासिक राजनीतिक कारण हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं बिहार को लेकर। बिहार के एक वरिष्ठ प्रशासक के तौर पर, एक बुजुर्ग नागरिक के तौर पर, अनुभवी नागरिक के तौर पर बिहार के और देश के नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इतनी दुश्वारियां हैं, इतने संकट हैं, उन सब से पार पाके कैसे जीवन में बेहतर करें, बिहार की छवि बेहतर हो, देश की छवि बेहतर हो? तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे आसपास ये है, मैं सब लोगों से होता हूँ, ठीक है बेरोजगारी है, कमजोरी है, गरीबी है, बहुत तरह की चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों पर कभी अलग से बातें हो जाएंगी, अभी वो बात करने का वक्त नहीं। मैं नौजवानों से कहता हूँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो डिवाइडेड सोसाइटी है, मतलब सिविल सोसाइटी है, ये बहुत खतरनाक है। हम जातियों के नाम पर लड़ते हैं, हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, हम मजहब के नाम पर लड़ते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर, गली के लिए, नली के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए, मुर्गा के लिए, मुर्गी के लिए, कतरी के लिए, बकरी के लिए, मूछ के लिए, पूंछ के लिए। इससे बिहार बहुत कमजोर हो रहा है। अपने जात के असामाजिक तत्वों को हीरो बना करके जो उनकी पूजा, अभ्यर्थना, वंदना और उनको सामाजिक सम्मान देने का कारण जो परंपरा चल पड़ी है, उसके चलते बिहार की बहुत बदनामी होती। तो मैं ये कहता हूँ बिहार के नौजवानों को, अगर सचमुच बिहार की सांस्कृतिक विरासत को कायम रखना है, बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में लाना है और बिहार को बदनाम होने से बचाना है, तो सबसे पहली शर्त ये है कि आप हताश न हो, निराश न हो, निरुत्साहित न हो और जात पात से ऊपर उठें। जात पात ने बिहार को जकड़ कर रखा है पूरी तरह से, इसके सोशियो इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है। अब जात पात से ऊपर उठ करके और अपनी ताकत को महसूस कीजिए और एक साथ हुंकार भरिए, तो बिहार अंगड़ाई लेकर के फिर से खड़ा हो जाए। दुरुस्त बात है। गुप्तेश्वर जी, पुलिस फोर्स और पुलिस फोर्स के बाहर बहुत सारे लोग आपको बाबा बोलते हैं, आपको इल्हाम है इस बात का?
मैं बहुत पहले से बोलते हैं तो बहुत कम लोग मेरे कान तक ये बात पहुंचती थी। अब बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। सिपाहियों ने ही शुरू किया था, क्योंकि अब तो बहुत लोग बोलने लगे हैं, तो मुझे कोई इसकी चिंता नहीं होती। ठीक है, बाबा भी प्यार से, भाई को भी बाबा बोला जाता है, तो सम्मान से बोलते हैं। और बाबा मतलब मूर्ख भी होता है, तो कुछ लोग व्यंग में भी बाबा बोलते हैं और कुछ लोग प्यार से भी बाबा बोलते हैं। मुझे दोनों स्वीकार है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लल्लन टॉप अड्डा देख रहे हैं। हमारे साथ हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, 1987 बैच के आईपीएस अफसर, चर्चित अफसर। इस पूरी बातचीत के बारे में, बातचीत में जो बातें कही गई उनके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लल्लन टॉप बार बार ये बात कहता है कि संवाद ज़रूरी है। हम अपने हिस्से की बात आप तक पहुंचाएं, आप अपने हिस्से की बात करें, ताकि सीखने सिखाने की ये प्रक्रिया चलती रहे और इसी के ज़रिए जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मजबूत होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।